आप उन हार्मोन्स का इनटेक इतना ज़्यादा कर रहे हो कि धीरे धीरे करके आप लड़कियों जैसे बनते जा रहे हो। या लड़कियां आजकल बनती हैं, लड़कियां भी लड़के बन जाती हैं। तो लड़कियां अगर वो इनटेक ले रही हैं उन हार्मोन्स का, इंजेक्शन से या दवाइयों से या कैसे भी, तो धीरे धीरे करके वो लड़कों जैसी बॉडी फॉर्म कर लेती हैं। आप देखे होंगे आपने बॉडी बिल्डर्स लड़कियां होती हैं। आजकल जो आधुनिक रिश्ते हैं उसमें कैसे इंसान एक सही व्यक्ति की पहचान करे और उनमें एक सही संबंध बना सके, इस तरह का कुछ बताइए। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात तो है कि इंसान अच्छा हो, अगर मिल गया तो आपकी किस्मत है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा क्या है कि आप उस लायक होने चाहिए कि आप उन रिश्तों को संभाल। परंपरा से जोड़ दिया जाता है। वो क्या है, मैंने कहा ना, जब पुरानी पीढ़ी जिसका विरोध कर रही है, नई पीढ़ी उसी को जो कर रहे हैं उसी को वो अपना लेते हैं, उसी को रिचुअल बना देते हैं। तो देखिए, प्री वेडिंग वगैरह क्या मार्केट का धंधा है कि एक एक्टिविटी हो रही है, हर मंथ कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में अगर एग्स बन रहे हैं तो आपकी बॉडी बनी हुई है एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। हाँ, बिल्कुल। प्रकृति में आपकी नीड बस इतनी है कि आपको बच्चे पैदा करने हैं। आप यहाँ पे कोई मोक्ष किसी को देने के लिए, मोक्ष लेने के लिए, या दुनिया को बहुत सुंदर बनाने के लिए, रोड़े बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए, या दुनिया को चेंज करने के लिए, इसके लिए ना आप नहीं बने हो, ना आप युद्ध लड़ने के लिए बने हो, ना आप सेना में जाने के लिए बने हो। बिल्कुल। आप इस प्रकृति में आपका सिर्फ रोल इतना है कि आपको आना है, बच्चे पैदा करना है, मर जाना है। नमस्कार एवरीवन, और मैं हूं भावना शर्मा और पॉडकास्ट सीरीज के इस आध्यात्मिक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पिरिचुअल, पावरफुल और नॉलेजेबल पर्सनैलिटी जुड़े हैं जो कि आप लोगों से बहुत ही सारी चर्चाएं करेंगे, आध्यात्मिकता पे आपको एक अच्छा नॉलेज देंगे। अगर कोई रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो वो आज इस एपिसोड को देखने के बाद काफ़ी सारे सॉल्यूशंस को ग्रैब कर सकेगा और आप लोगों को इस एपिसोड को देखने के बाद काफ़ी पॉजिटिव फील होगा। तो आइए स्वामी नाविक जी का स्वागत करते हैं और नाविक आनंद जी के आध्यात्मिक जर्नी से शुरू करते हैं। तो स्वामी जी, आपका पॉडकास्ट सीरीज पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका आध्यात्मिक सफ़र कैसे शुरू हुआ? थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और इतना आदर दिया। हाँ जी। बेसिकली हमेशा कहते हैं ना, जब कोई बड़ा डिजास्टर होता है तब कुछ नया क्रिएशन होता है। हाँ। तो करीब 15 साल पहले मेरी लाइफ में कुछ ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस आए, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस लॉस हुआ। ओके। तो करीबन 2-2.5 करोड़ के लॉस में मैं एक सिंगल डे में आ गया। तो उसके बाद मैं नॉर्मली जैसे होता है, जब कम एज होती है और आप बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स झेलते हैं, जब फाइनेंसेस आपके पास नहीं होते हैं और मांगने वाले आपके पास होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति होती है कि आप वो करो या मरो की स्थिति होती है। जी बिल्कुल। उस समय पे मैं बड़ा डिप्रेस्ड हो गया और मैंने सोचा कि अब तो निकलना ठीक है इस दुनिया से। लेकिन फिर कहीं ना कहीं एक होता है ना कि आपके संस्कारों में जो है आप उससे भाग नहीं सकते हो। बिल्कुल। तो मैंने 2 बार कोशिश करी संसार छोड़ने की, और बट कहीं ना कहीं मैं वो खो नहीं पाया मेरे से, या शायद मेरे लिए वो बना नहीं था। तो उसके बाद में फिर मैंने सोचा नहीं यार, ऐसे कायरता से भागना तो नहीं है यहाँ से। तो काफ़ी लंबी स्टोरी है और वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ आपको। तो जब मेरा बिजनेस लॉस हुआ उसके बाद मैंने सुसाइड का ट्राई किया 1-2 बार, लेकिन मेरे से नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब जो भी हो गया वो तो हो गया है। अब या तो ये है कि मैं या तो अपने आप को ख़त्म कर लूँ, या फिर मैं इस स्थिति से लड़ने की कोशिश करूँ। ठीक है, अगर मैं मरना भी है ना तो मैं लड़के मरूंगा, मैं ऐसे तो नहीं मरूंगा। तो फिर वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपकी लाइफ में कुछ भी होता है, अगर आप वहाँ पे उस सिचुएशन के कंट्रोल में आ गए तब फिर कुछ नहीं हो सकता है। फिर तो वो सिचुएशन जो आपसे कराएगी वो ही आपको करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि अगर आपने सिचुएशन को कंट्रोल में रखा हुआ है, अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल में रखा हुआ है, तो आप जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, या आप जैसे भी फैसले लेते हैं, उसमें आप कहीं ना कहीं थोड़ा बुद्धि लगाते हैं। तो मुझे लगा कि मेरी मानसिक स्थिति तो गड़बड़ है। ये मुझे पता था, क्योंकि आप जब डिप्रेशन में हो, आपके पास में लाखों के कर्जे हैं, सब कुछ बिक चुका है आपका, तो वहाँ पे दिमाग आपको भी पता है आपका काम नहीं कर रहा है। तो मेरा सबसे पहला टारगेट था कि मेरे दिमाग को मुझे ठीक करना है। जब तक मेरी ये साइकोलॉजी ठीक नहीं होगी तब तक मैं ना तो अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ, ना मैं इन मांगने वालों का कुछ कर सकता हूँ। तो उस स्टेट ऑफ माइंड में अपने माइंडसेट कैसे मजबूत बनाया और कैसे उनसे आप फेस किया इतना सब कुछ? देखिए, उस समय होता तो ये है कि आपको पता ही नहीं होता आप क्या कर रहे हो। हाँ।
तो उस समय तो मैं नॉर्मली था, मतलब आज मैं जितना भी ठीक है बातें लोगों को बताता हूँ। तो उस समय मतलब आप भी एक पपेट की तरह फील कर रहे थे? बिल्कुल, आप ना सिचुएशंस को कंट्रोल करने के बजाय वहां से स्किप करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपके मांगने वाले आ रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है। हाँ। आपके घर वाले आपको फोन कर रहे हैं, आप उनको कुछ जवाब नहीं है आपके पास में। आपके घर में डेली के जो नीड्स के सामान है वो नहीं है, तो आपको वो लेके आने का पैसा नहीं है। आप किसी से मांग रहे हो, वो आपको मना कर रहे हैं, आपके मुंह पे मना कर रहे हैं कि हम आपको नहीं देंगे। तो वहां पे ना बड़ी एक हेल्पलेस सिचुएशन में आप होते हो, और उस सिचुएशन का सामना जिसने किया है ना, और जो उस सिचुएशन से निकल गया, वो अपने जीवन में बहुत कुछ पाता है। बिल्कुल। क्या होता है कि जब आप मरने के मुहाने पे आ जाओ और मरो नहीं, उसके बाद में फिर जो आपकी जिंदगी होती है ना, वो बड़ी शानदार होती है। वैसी जिंदगी ऑलमोस्ट जितने भी आप सेलिब्रिटीज को देखते हो, हाँ। जितने भी बड़े लोगों को देखते हो ना, सबके जीवन में कभी ना कभी वो मरण आया है। हाँ। कभी ना कहीं वो स्थिति आई है कि उसको वो स्थिति झेलनी पड़ी है, या वो सिचुएशन झेलनी पड़ी है जहां पे उसको लगा कि अब मर जाएं, लेकिन वो मरे नहीं, तो आज वो कहीं ना कहीं बड़े तो उस स्थिति में जब आप उस समय जब प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन कैसे निकाला? देखिए, सबसे पहला तो यही था कि मैंने मेरे माइंड पे काम किया, और मैं काफी सालों से ओशो को सुनता था। हाँ। सेकंड क्या है, मेडिटेशन मैं काफी टाइम से पहले से करता रहता था, क्योंकि मुझे बड़ा स्पिरिचुअल बातें और मोटिवेशनल बातें बड़ी अच्छी लगती थी। तो मैं ध्यान और प्राणायाम वगैरह काफी टाइम से करता था। तो जो ध्यान करते समय जो आपको शांति मिलती है, उससे ये तो पता होता है कि ये ऐसा रास्ता है कि ये हमें सारी मानसिक समस्याओं से बाहर निकाल सकता है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, इस समय पे दो चीजें मेरे दिमाग में क्लिक करती हैं। या तो ओशो, जो संसार में सब कुछ बर्बाद होने के बाद में भी कहते हैं कि अब तुम राजा हो। हाँ। और दूसरा ये कि ध्यान एक ऐसी शक्ति है जो आपको आपके डिप्रेशन से, आपके मानसिक बीमारियों से, आपकी साइकोलॉजी जो अभी खराब हो चुकी है, उससे बाहर निकाल सकती है। हाँ। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन फिर ओशो है। तो मैंने सोचा अब मैं यहाँ से इससे निकलने की कोशिश करता हूँ। मैंने ओशो आश्रम में गया, और मैंने कुछ कैंप्स वगैरह किए, मैंने वहाँ पे मेडिटेट किया। उससे धीरे धीरे करके मेरी मानसिक स्थिति में सुधार आया। अभी तक मैं जो सुसाइडल नेचर में था, जो मैं ना वायलेंट हो जाता था, लोगों से लड़ने लगता था, वो धीरे धीरे करके वो ख़त्म होने लगा। हाँ। फिर धीरे धीरे करके मेरे फाइनेंसेस मैंने रीबिल्ड किए, मैंने मेरा बिजनेस शुरू किया वापस से, मैंने कर्जे वर्जे चुकाए। हाँ। और आज इतने सालों बाद में ना तो मेरे ऊपर कोई कर्जा है, और ना किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मेरा घर है, मेरे पास गाड़ी घोड़े, सब चीज़ें वापस से हो गई। लेकिन उस चीज़ ने एक चीज़ सिखा दी कि असल में इंसान अगर कोई बनता है ना बड़ा, या कोई जीवन में कुछ बड़ा करता है, तो कहीं ना कहीं एक बार तो उसको ना मिटने के बाद में खड़ा होना पड़ता है। अगर आप ये सोचो कि बिना मिटे आप कुछ बन जाओ, तो बड़ा असंभव सा काम है। हो सकता है पैतृक संपत्ति आपको मिल जाए, माँ बाप की दया से आप बन जाओ, या कुछ आपको ऐसे ही कुछ मिल जाए, लेकिन जहां तक अपने सामर्थ्य पे या अपनी पुरुषार्थ पे अगर आप कुछ बड़ा पाते हो ना, तो वो तभी हो सकता है जब आप एक बार मिटने के बाद में वापस खड़े होते हो। तो इस दौरान जब आपको इतनी मुश्किलों का जब सामना करना पड़ा, इतनी डिफिकल्टीज आई लाइफ में, तो आपने रिश्तों के भी एक अलग पहलू को देखा होगा। हाँ देखिए, रिश्ते तो बदलते रहते हैं। हाँ। आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपके सभी रिश्ते रिएक्ट करते हैं। हाँ। तो जब आपका बुरा समय होता है ना, आपका कोई काम नहीं आता, आपके घर वाले भी काम नहीं आते हैं, बिल्कुल, आपके दोस्त काम नहीं आते हैं, आपके पड़ोसी काम नहीं आते हैं। इनफैक्ट पता है क्या है, दुख की एक साइकोलॉजी है। लोगों को आपको दुखी देखने में मजा आता है। जब आप किसी के सामने रोओगे ना, हाँ। उनको बड़ा आनंद आएगा। वो सहानुभूति दिखाएंगे आपको ऊपर ऊपर से कि अरे बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अंदर अंदर उनको मजा आता है। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपको सुखी देख सकते हैं, देखना चाहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो, अगर आपके घर में नई गाड़ी आ गई तो आपके पड़ोसी बड़े आपको कांग्रेचुलेट कर रहे होंगे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उनके ईर्षा भाव होगा कि हाँ। भले वो कांग्रेचुलेट कर रहे होंगे, लेकिन उनके मन में एक ईर्षा भाव होगा कि यार ये गाड़ी कैसे ले आया। या फिर आपने नया घर बना लिया, वो आपके यहाँ आएंगे, खाएंगे पिएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मन में यही होगा कि यार ये आगे कैसे बढ़ गया, हम क्यों नहीं बढ़ पाए। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ये कोई बुराई नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर ऐसे ही काम करता है। तो आप मत किसी से एक्सपेक्ट करो कि कोई अच्छा होगा आपके साथ में। अगर वो ये सोचने लगे कि इसका अच्छा हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन बिहेवियर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। सेकेंड, उस समय पे ये बड़ा, देखिए, फॉर्चुनेट होते हैं वो लोग जिनकी पत्नियां अच्छी होती हैं, या लड़की है तो उनके पार्टनर, उसके पति अच्छा है, उसका पार्टनर अच्छा है।
मैं एक बात कह सकता हूँ कि जब मेरा बुरा समय था ना, उस समय मेरी वाइफ एक ऐसी पावर थी जिसकी वजह से मैं बचा। लेकिन आज शायद अगर वो नहीं होती तो शायद मैं बचता भी नहीं। हाँ। क्योंकि जिस समय मैं उस साइकोलॉजी में था, मरने वाली में, मैंने मेरी वाइफ को बहुत बोला कि तुम यहाँ छोड़ छाड़ के जाओ और मायके चले जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ। वो बोली ना तो मैं जाऊंगी ना बच्चे को लेके जाऊंगी, भले अपने पास एक रोटी है तो एक रोटी खाएंगे, दो है तो दो खाएंगे, लेकिन मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। उसकी फैमिली सुदृढ़ है, सब कुछ है, सब कुछ कर सकते हैं वो, लेकिन उसने साथ नहीं छोड़ा। रात को आती थी मेरे कमरे में देखने के लिए कहीं उल्टा सीधा ना कर ले, और जितनी उसके पास ज्वेलरी थी सारी ज्वेलरी उसने लाके रख दी। मैं देखता हूँ घरों में औरतें अगर कान की बाली उतार के नहीं दे सकती, अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उसने सारी ज्वेलरी दे दी, अपना मंगलसूत्र वगैरह सब कुछ दे दिया। इवन आजकल जो रिश्ते होने लगे हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो वो एक वेल सेटल्ड इंसान के साथ ही रहना चाहते हैं और लाइफ टाइम वो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स एक्सपेक्ट करते रहते हैं। और इवन अगर थोड़ा सा भी सामने वाले पार्टनर का डाउनफॉल आता है तो वो उसका साथ देना जरूरी नहीं समझते हैं। तो आजकल जो आधुनिक रिश्ते हैं उसमें कैसे इंसान एक सही व्यक्ति की पहचान करे और उनमें एक सही संबंध बना सके, इस तरह का कुछ बताइए। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात तो है कि इंसान अच्छा हो, अगर मिल गया तो आपकी किस्मत है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा क्या है कि आप उस लायक होने चाहिए कि आप उन रिश्तों को संभाल सको। दुनिया में ना तो अच्छे लोगों की कमी है, ना कोई इंसान इतना बुरा है कि वो अच्छा नहीं बन सकता है। समस्या यह है कि हम अगर खुद अच्छे नहीं हैं और हम दुनिया से एक्सपेक्ट करने लगे कि सारी दुनिया आपके साथ अच्छी हो जाए, तो ये तो असंभव है। आजकल समस्या क्या है कि ये सब कहने की बातें हैं कि लड़कियां वेल सेटल्ड लड़के देखती हैं, बट आजकल जैसे सिचुएशंस होने लगे हैं, जैसे उनको गोल्ड डिगर भी काफ़ी कहा जाने लगा है कि ये सिर्फ एक जो तलाक होने के बाद जो एलिमनी मिलती है उसके लिए रिश्ता करते हैं। जैसे अतुल सुभाष के केस काफ़ी लाइमलाइट में आया है। नहीं, ये बेवकूफ़ी है। हाँ। ये जो भी लोग बातें करते हैं पैसों के लिए रिश्ता हो रहा है। देखिए आज, और वो अपना साइड इस तरह से रखते हैं कि हमने ही सब कुछ किया, मतलब हम गिवर हैं, हमने सारे एफर्ट्स दिए, फिर भी सामने वाला जो है अपने ही स्वभाव पे अड़ा रहा, उसने अपने जीवन में कोई चेंजेस नहीं किए। तो ऐसे में लोगों का एक दूसरे पे विश्वास करना भी काफी वो हो गया है, कठिन हो गया है। तो ऐसी परिस्थितियों से कैसे सामना करें? देखिए, ये जो मीडिया में जो भी बकवासबाजी चलती है, मैं तो किसी पे विश्वास करता नहीं हूँ। हाँ जी। चाहे अतुल सुभाष वाला केस हुआ हो या कोई दूसरे केस हुए हों, हाँ, मैं कभी इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि ताली एक हाथ से बजती है। ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। कोई ना कोई कमी तो तुम में रही होगी। और मैं बता दूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही नहीं है, ये दुनिया की बहुत बड़ी सच्चाई है कि कोई भी लड़की कभी ये सोच के शादी नहीं करती है कि मुझे एलिमनी चाहिए इससे। Exactly. ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। हमारे सोशल मीडिया पे ये गंदगी इतनी फैली हुई है आजकल कि ये दुकान है। हाँ। कचरा बिकेगा तो कचरा बेचेंगे, सोना बिकेगा तो सोना बेचेंगे, मिट्टी बिकेगी तो मिट्टी बेचेंगे। डिमांड किसके, वो बेचते हैं। बिल्कुल। आज के समय में सोशल मीडिया पे इतनी गंदगी परोसी जा रही है, रिश्तों को जबरदस्ती वैसे दिखाया जा रहा है जैसे वो है नहीं। मुझे नहीं लगता है कि, और कौन बेवकूफ लड़की होगी जो ये सोच के किसी लड़के से शादी करेगी कि मैं पहले से शादी करूंगी, फिर इससे बच्चा पैदा करूंगी, फिर हम झगड़ेंगे, फिर हमारा डाइवोर्स होगा, फिर मैं इससे इतने करोड़ मांगूंगी। ये इतना बेवकूफ कौन हो सकता है यार? मेरी लाइफ है, मैं अगर 6 साल किसी के साथ इन्वेस्ट कर रही हूँ तो इतना कोई बेवकूफ़ नहीं होता है कि आप अपने जवानी के 6 साल किसी के साथ में इन्वेस्ट करो, 10 साल इन्वेस्ट करो और बुढ़ापे में जाके उस सोने को अपनी छाती पर रख के ले जाओगे। आप क्या करोगे? Exactly. तो ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं सोशल मीडिया के, जहाँ से मैं किसी को नहीं आना चाहिए। अतुल सुभाष वाला जो केस है, मेरे पास एक साइड की स्टोरी है, वो भी वो स्टोरी है जो मीडिया ने सुनाई है। हाँ। दूसरी स्टोरी मुझे पता नहीं है। हो सकता है लड़के की भी गलती हो। अगर कोई मर गया इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा से अच्छा था या उससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता है, वो महात्मा गांधी है। ये सब बेवकूफ़ की बातें हैं। ना तो मरने वाले को हम पूरी तरह हम क्लीन चिट दे सकते हैं, ना जो जिंदा है जिसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, ना हम उसको पूरी तरह से दोषी मान सकते हैं। एक रिश्ता होता है 10 साल का, उस 10 साल के रिश्ते में कितना प्रेम होता है, कितना मतलब होता है, कितने मिसकंसेप्शंस होते हैं, कितने झगड़े होते हैं, कितनी डिमांड्स होती हैं, ये सब की अलग अलग होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से लड़की ही भ्रष्ट थी, वही गलत थी, उसके माँ बाप का प्लान था, उसके भाई का प्लान था, उनको पैसा लूटना था। अरे इतना बड़ा मूर्ख कौन होता है कि अपनी जिंदगी को ऐसे झोंक देगा सिर्फ पैसा लूटने के लिए? कोई इतना बड़ा पागल है कि बच्चे पैदा कर लेगा उसके साथ में, फिर उसको इसमें पर मजबूर कर देगा कि वो मर जाए? हो सकता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है बंदा डिप्रेशन में हो सकता है। देखिए, जब आप एक चीज को बार बार सोचते रहते हैं, उसी पे पूरा फोकस रखते हैं, एक समय पे वो आपकी सच्चाई बन जाती है। हाँ।
तो हो सकता है सामने वाला डिप्रेशन में हो सकता है उसकी वाइफ ने कुछ किया हो, मान लिया, लेकिन झगड़े कभी एक तरफ से थोड़ी होते हैं, कुछ ना कुछ तो उस बंदे की भी गलती होगी ना। बच्चों की वो मर चुका है इसलिए हम सिर्फ उसकी तरफदारी कर रहे हैं, तो ये तो बेवकूफ़ी है। अभी एक वो सेलिब्रिटी जो क्रिकेटर है, हाँ, उसका जो केस चल रहा है, हाँ, तो चहल वाले केस में क्या है कि वो जो लड़की है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, तो जो यजुवेंद्र चहल वाला केस है उसमें जो उसकी वाइफ थी, अब उनके बीच में क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या उनके झगड़े थे, क्या उनके फाइनेंसेस थे, तुमको एक रत्ती भर का आइडिया नहीं है, लेकिन तुम पूरी कहानी ऐसे सोशल मीडिया पे बैठ के बता रहे हो जैसे तुम ही उसके कमरे में, उनके बेडरूम में 24 घंटे रहते थे। अरे दो लोगों के बीच में ना तो वो कुछ बोल रहे हैं, ना उनके परिवार वाले कुछ बोल रहे हैं, तुम जबरदस्ती में नए अपने कॉन्सेप्ट निकाल के उनको बदनाम कर रहे हो। अरे भाई, आप जो बकवासबाजी कर रहे हो ना सोशल मीडिया पे, उस वजह से उन लोगों के रिश्ते खराब हो सकते हैं, उनके परिवार वालों को क्या समस्या हो सकती हैं, उनके मानसिक, उनके सोशल लाइफ पे, उनकी पर्सनल लाइफ पे कितना गलत इफेक्ट पड़ेगा, आप वो नहीं सोच रहे हो, क्योंकि आपको तो अपनी जेब में भरनी है, आपको तो अपने फॉलोअर्स चाहिए। देख रही है, और अगर वो भी किसी नए रिश्ते में या अपने रिश्ते के दौरान किसी मुसीबत से गुजर रहे हैं तो वो भी उसी चीज को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। देखिए, होता क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें दूसरों के दुखों को देखने में बड़ा मजा आता है। हमें कोई हंसता खेलता दिखेगा ना, उसे मजा नहीं आएगा, हमें दुखों में मजा आता है। किसी का परिवार टूट रहा है, हम झांक झांक के खिड़कियों में से देखेंगे इसके क्या हो रहा है। किसी के यहाँ कोई रो रहा है तो हम पहले देखेंगे क्यों। कोई हंस रहा है उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो जलन मचेगी कि क्यों हंस रहा है, लेकिन कोई रो रहा है तो हमें बड़ा मजा आता है। तो दुनिया को तो जो सेलिब्रिटीज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, उनका कुछ बुरा तो हो जाए, उनको बड़े मजे आते हैं यार। आजकल अगर आप देखेंगे तो चीटिंग कल्चर को भी काफी पॉपुलराइज किया जा रहा है, रिश्तों में वफादारी नहीं है, और अगर नए रिश्ते भी अगर कोई किसी इंसान से शुरू करता है तो वो पहला क्वेश्चन उससे यही रखता है कि क्या आप उसके लिए लॉयल रहोगे। अब वो पर्सन चाहे अपनी लाइफ में कितना भी अच्छा चरित्र का रहा हो, लेकिन उसके उस समय पहले एक बार एग्जाम खड़ा कर ही देते हैं लोग, परीक्षा खड़ी कर देते हैं, और अगर रिश्ता भी चलता है तो उस दौरान भी अगर कोई छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं तो उस पर्सन पे यही थोपा जाता है कि आप लॉयल नहीं हो या इस तरीके। तो काफ़ी सारे सिचुएशन अब आधुनिक रिश्तों में चेंज होते जा रहे हैं, तो ऐसे में लोग अपनी समस्याओं से कैसे डील करें? देखिए, दुनिया जिधर जा रही है उधर जाएगी। आप कितना भी रोकने की कोशिश करोगे ना, दुनिया नहीं रुकने वाली। हमारे दादाजी उठते थे 4 बजे, हमारे पिताजी उठना चालू हुए 5 बजे, बिल्कुल। हम उठते हैं 7 बजे, हमारे बच्चे उठते हैं 9 बजे। वैसे ठीक है, दुनिया बदल रही है। जैसे आजकल जो है शादियों का जो एज है वो भी काफी बढ़ता जा रहा है। तो क्या है कि जैसे जैसे समाज बदल रहा है, जैसे जैसे लोगों की सोच, क्या होता है कि पुराना जो पीढ़ी है ना, पुरानी पीढ़ी जिन चीजों का, जिन रीति रिवाजों का, जिन बातों का हवाला देके अपने बच्चों को कोसते थे ना, वो बच्चे जब बड़े हुए और अपनी उम्र में पहुंचे, जब उनके हाथ में पावर आया, तब उन्होंने वो रूल्स चेंज कर दिए। उनके पिताजी उनको टोकते थे सवेरे 6 बजे उठने के लिए, उन्होंने जब बड़े हो गए तो उन्होंने 6 बजे का रूल बना दिया। अब वो अपने बच्चों को टोकते हैं 7 बजे उठने के लिए। जब उनके बच्चे बड़े होंगे तो अपने बच्चों को टोकेंगे 8 बजे उठने के लिए। तो दुनिया बदल रही है। अच्छा, दूसरा क्या है कि ऐसी बात नहीं है कि ये चीटिंग वीटिंग पहले नहीं होती थी, या व्यभिचार पहले नहीं होते थे, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पहले नहीं होते थे। लोग क्या है कि डर एक बहुत बड़ी चीज होती है। डर सिर्फ ये नहीं कि सामने वाला आपको मार देगा, आपका नुकसान कर देगा। डर ये भी है कि अगर मेरी शादी टूट गई तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, मेरे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे माँ बाप की इज्जत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज में बैठने उठने लायक नहीं रहेंगे, मोहल्ले में कैसे सर उठा के जिएंगे। तो ये बड़े डर होते थे। लेकिन क्या है, जब हम कोई भी चीज हमारे साथ पहली बार होती है ना, फिर हम बड़े नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे जिन घरों में अगर शराब पी के पति पत्नी को मारता है तो उनके बच्चे काफी टाइम बाद में बड़े नॉर्मल हो जाते हैं उन चीजों से कि आज मम्मी पिट रही हैं, आज ठीक है कोई बात नहीं, आज आधा घंटा लेट खाना मिलेगा, बस पिट रही है तो आधा घंटा लेट खाना मिलेगा, कोई बड़ी अचंभे वाली बात नहीं है। तो जैसे जैसे जो जो चीजें आपके जीवन में आप देखते जाते हो, उनसे फैमिलियर होते जाते हो, वो चीजें बड़ी नॉर्मलाइज हो जाती हैं हमारे लिए। अब जैसे पहले रेप की घटना कभी आती थी तो हम बड़े शहर जाते थे कि यार रेप हो गया, रेप हो गया। अब 150 रेप होते हैं देश में दिन में। तो अब वो चीजें हमारी नॉर्मल हो गई। पहले कभी एक सैनिक मरता था तो बड़ा दुख होता था, बहुत दुख होता था। अब सैनिक मर जाता किसी को फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइज हो गई चीजें नॉर्मलाइज। पहले हम कोई गलत सीन देख लेते थे, अश्लील सीन देख लेते थे टीवी पे, तो हम टीवी बंद कर देते थे, या माँ बाप बाहर चले जाते थे, बच्चे बाहर चले जाते थे। आजकल सब तरफ है तो बड़ा नॉर्मलाइज हो गया है। तो बच्चे भी बैठे, पिताजी भी बैठे, देख रहे हैं,
और कोई फर्क नहीं है। क्यों? इवन प्री वेडिंग्स को भी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत मॉडर्न रूप दे दिया गया है, और वहाँ पे भी उनके सारे बड़ी एज के भी जो है रिलेटिव्स मौजूद होते हैं, तो हर चीज नॉर्मलाइज होती है। वो है बेसिकली मार्केट इफेक्ट। हाँ। देखिए, मार्केट का काम है आपकी जेब से पैसा निकालना। मार्केट कोशिश करती है कि हर पॉसिबल वे से वो आपकी जेब से पैसा निकाल सके। अब जो प्री वेडिंग कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? ये दिस इज नॉट अ नीड, ये लग्जरी है, और लग्जरी हमेशा क्या क्रिएट किया जाता है, हाइप किया जाता है, तब आपको मिलती है। तो अगर कोई ये सोचे कि ये प्री वेडिंग वगैरह कोई कल्चर है, रिचुअल है, ये रिचुअल नहीं है, लेकिन 10 साल बाद में ये रिचुअल बन जाएगा। हाँ। ये एक बहुत ना मेन फैक्टर बन जाएगा। जिस तरह से वरमाला पहले नहीं होती थी, मतलब पहले होती थी लेकिन नॉर्मल गांव वगैरह में ये नहीं चलते थे, फेरे जरूरी होते थे। आज की डेट में फेरे होना हो, वरमाला जरूरी है, और हर चीज को धर्म से और इस परंपरा से जोड़ दिया जाता है। वो क्या है, मैंने कहा ना, जब पुरानी पीढ़ी जिसका विरोध कर रही है, नई पीढ़ी उसी को जो कर रहे हैं उसी को वो अपना लेते हैं, उसी को रिचुअल बना देते हैं। तो देखिए, प्री वेडिंग वगैरह क्या मार्केट का धंधा है। पर इन चीजों के अगर हम बढ़ती उस एज के साथ देखें तो हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स हैं, फायदे नुकसान हुए हैं। सबसे पहली बात तो है, पहले एक रिश्ता जो था काफी सालों तक निभा लेते थे लोग, और अब जो है रिश्ते में जरा सी भी प्रॉब्लम हुई और वो उसी टाइम उसको छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। मैं पहले वाला क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। हाँ। ये जो प्री वेडिंग वगैरह का है, ये बेसिकली इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? हाँ। कि ये सब चीजें क्या है, अहंकार जनित है। आपको दुनिया में दिखाना है, अपनी एल्बम्स दिखानी है और शोशेबाजी करनी है, और आपको वीडियोस चलाने हैं शादी में। तो क्या है कि आपको अपने समाज को, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को दिखाना होता है कि हम कितने पैसे वाले हैं, हम तुमसे बड़े हैं। और वो हमेशा यही कहते हैं, अरे उसकी शादी में वो वाला आया था ना, अपने को उससे बड़ा वाला चाहिए। उसके में इतना ऐसा खाना था ना, उसके अच्छा 4 मिठाइयाँ थी ना, अपन 6 मिठाइयाँ करेंगे, क्योंकि हमें हमेशा दूसरों से बड़ा दिखाना है। और अब लोगों के पास पैसे की कमी है नहीं है, और पैसे की कमी वहां किसी को देना है तो दिक्कत आती है, जब शोशेबाजी करनी तो बहुत पैसा है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं जो आपने पूछा कि लोग छोड़ के चल जाते हैं। देखिए, जिन रिश्तों में समर्पण है वो कभी छोड़ के नहीं जाता है, और समर्पण के लिए जब तक दोनों तरफ से बराबर एफर्ट नहीं लगेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता है। अब क्या है, हमारे यहाँ शुरुआत हो जाती है पेरेंटिंग से ही। जब हमारे बच्चे छोटे हैं ना, तभी से हम, बेटा नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा, बिल्कुल, और भूखे मरना पड़ेगा, भीख मांगोगे क्या, रिक्शा चलाओगे क्या, ऐसे बातें करते हैं घर वाले। तो बच्चों के लिए पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो रिश्तों से ज्यादा ऊपर पैसे को रखते हैं। हाँ, तो जब भी रिश्ते ढूंढे जाएंगे तो कहीं ना कहीं, और मैं कहता हूँ जरूरी भी है। हाँ। आपके लिए अगर रिश्ता ढूंढा जा रहा है, बीइंग अ फीमेल और बीइंग अ मेल, आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाला क्या फाइनेंशियली स्ट्रांग है। अगर मैं उतना नहीं हूं तो क्या मेरी वाइफ पैसे कमाने की हालत में है, या भगवान ना करे कल को मुझे कुछ हो गया, क्या वो मेरे बच्चों को, मेरे माँ बाप को संभाल सकती है 4 पैसे कमा के? बिल्कुल। तो ये बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है, क्योंकि आज के समय में अगर आपको जिंदगी बचानी है या अपने आप को सेफ गार्ड रखना है तो पैसा जरूरी है। पहले के जमाने में पैसा नहीं चाहिए होता, नहीं होता था। पहले समय पे रिश्ते चाहिए होते थे। क्यों? पहले जमाने में लोग गांव में रहते थे, जमीनें सबके पास होती थी, घर सबका होता था, कहीं कुछ नहीं है तो 2 रोटी आपको घर में मिल जाएंगी। आज के समय में शहर में आप रह रहे हो, EMI पे आपके घर हैं, हाँ। बच्चों के स्कूल की फीस है, मोबाइल का रिचार्ज है, टीवी का रिचार्ज है, सोसाइटी के पैसे देने, हर चीज में आपको पे करना है। हाँ। तो आज की डेट में बिना पैसे के काम चल ही नहीं सकता है। पहले के जमाने में कोई बिल्स नहीं होते थे। गांव में रहने वाले किसान का क्या बिल हो सकता है बताओ? कोई बिल नहीं है। हाँ। उसको साल में एक बार बीज खरीदना है। बीज का भी क्या है, पहले बीज लोग संरक्षित करके रखते थे अपने फसल में से कि यही बीज डालेंगे, अलग से बीज नहीं आते थे। खाद के नाम पे कुछ नहीं होता था, जो गोबर ओबर है उसी से वो अपनी खाद बनाते थे। तो पहले कुछ उनको खरीदना होता ही नहीं था। हाँ। गांव में पैसे की जरूरत नहीं पड़ती थी। मुझे याद है 35-40 साल पहले हम कभी नानी वगैरह के जाते थे तो वहां पे पैसे नहीं चलते थे। लोग कटोरी में भर के गेहूं लाए, चावल लाए, उन्होंने तोल दिया और उसके हिसाब से उनको जितना भी बनता है, आधे आध बोलते हैं या 1.5 बोलते हैं, डबल बोलते हैं, तो उसके हिसाब से उतना उन्होंने उसको सब्जी दे दी या टॉफी दे दी या दूसरा कुछ सामान दे दिया जो उनको चाहिए। तो पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो अगर कोई विधवा भी हो गया तो उसको पता है उसका गुजारा चल जाएगा। हाँ। शहर में आज अगर पैसा नहीं है आपके पास में तो आपका गुजारा नहीं चल सकता है। आपको कुछ ना कुछ तो इंतजाम चाहिए। इसलिए आजकल मार्केट इसका भी फायदा उठा रही है। इंश्योरेंसेज हैं, आप ये मेडिक्लेम्स हैं, करोड़ों के लोग मेडिक्लेम्स करवा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? उनको अनसर्टेनिटी है कि क्रेडिट कार्ड्स आ गए हैं आपके पास। इस सब क्या है, मार्केट तो लूटने पे बैठी हुई है। बिल्कुल। आपको 3 के 13 देने पड़ेंगे, लेकिन आपकी भी नीड आप करोगे क्या?
बिल्कुल। तो आजकल जो रिश्ते हो गए हैं, अभी अगर बात की जाए तो मॉडर्न ट्रेंड्स की, तो लोग लिव इन में भी काफ़ी रहने लगे हैं। और जैसे आप ओशो को प्रीच करते हैं, तो ओशो ने भी कहा है कि प्रेम में एक स्वतंत्रता दी जाए। तो आप इस बात से किस हद तक सहमत है, और ये इंडियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट करेगा इन फ्यूचर? देखिए, प्रेम तो प्रेम है। हाँ। प्रेम में ना कोई बंधन है, हाँ। ना कोई डिमांड है, ना किसी तरह की कोई इफ एंड बट है। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, जहाँ पे लोग प्रेम और शादी को कनेक्ट करते हैं, मैं कहता हूँ प्रेम आप किसी से भी कर लो और सब कुछ समर्पित कर लो, उसके लिए आप अपना जीवन दान कर दो, वो प्रेम है। लेकिन जहाँ पे शादी की बात आए ना, वहाँ पे आंख बंद मत करो। वहाँ पे आप हर चीज़ ऐसे चेक करो जैसे सामान में कुछ, जैसे आप वहाँ पे सब चीज़ ऐसे चेक करो जैसे आप दुकान पे कोई सामान खरीदने जाते हो, जैसे कोई नई पॉलिसी ले रहे हो, जैसे कोई नया घर में फ्रिज लेके आ रहे हो। क्योंकि शादी हमेशा से एक एग्रीमेंट है। ये दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट है कि हाँ, हम शादी के बाद में साथ में रहेंगे, साथ में रह के बच्चे पैदा करेंगे, अपनी गृहस्थी बनाएंगे, अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। ये एक एग्रीमेंट होता है। इसमें कहीं ये नहीं लिखा होता है कि सही आप प्यार करना ही पड़ेगा। प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है कि साहब को सामान उठा के दे दिया। हाँ, प्यार तो दोनों के, जब तक भावनाएं नहीं है प्यार नहीं हो सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि इवेंचुअली धीरे धीरे करके प्यार हो ही जाता है। तो आप, ये कोई गारंटी नहीं है कि किसी ने लिखवा के रख लिया कि साहब आप तो पूरा समर्पण मुझे दोगे, आप मुझे प्रेम करोगे, और कोई ऐसा थोड़ी कि कोर्ट ने आपको, जज ने लिख के दे दिया कि आपको प्रेम करना तो करना ही है। जब तक भावनाएं नहीं है कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं कहता हूं, जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक बात है लिव इन रिलेशनशिप की, तो देखिए दुनिया जहां जा रही है कोई रोक तो सकता नहीं है। हम बकवास कितनी भी कर लें, हम ना तो उसको रोक सकते हैं, ना किसी को समझा के हम वापस ला सकते हैं। पर मान लीजिए किसी रिश्ते में कोई कमिटेड है किसी के साथ, मतलब शादी का भी रिश्ता अगर मान ले, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल भी काफी हो रहे हैं, तो वो सेक्सुअली उनसे अट्रैक्टेड है और फिर वो अपने बेनिफिट्स के लिए वन नाइट स्टैंड कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं अपनी मॉडर्न सोसाइटी में। तो आपके हिसाब से मतलब क्या ये सही है? क्योंकि हमारा जो पुराना जो रिश्ते का रूल्स बनाया गया है सोसाइटी ने, तो वो तो काफी स्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया गया है। और अगर समर्पण की भी बात आती है तो कहा गया कि एक ही पार्टनर के साथ आप समर्पित हो अपना जीवन। तो ये बातें कहाँ तक कॉन्फ्लिक्ट करती हैं और किस हद तक सही है? देखिए, क्या लिखा हुआ है और क्या हो रहा है, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। आप क्या कहते हो वो अलग बात है, और आप क्या सोचते हो वो अलग बात है। बिल्कुल। तो जहाँ पे हम बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें रूल्स हैं, रेगुलेशन है, इतना कुछ है, एक ही पार्टनर होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ एक समय ऐसा भी था जब लोग जंगलों में रहते थे, जब इतने ज़्यादा पार्टनर की नीड नहीं होती थी। बिल्कुल। और जिसके साथ में चाहो आपने संभोग कर लिया, जिससे चाहो आपके बच्चे पैदा हो गए। आज भी अफ्रीका में ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स हैं जहाँ पे मेले लगते हैं। मेलों में औरतें जाती हैं, आदमी जाते हैं, जो जिसको पसंद करता है। लोग, औरतें ये देखती हैं कि मेरे बच्चे हट्टे कट्टे हों, मेरे बच्चे सुंदर हों, मेरे बच्चों के जीन्स अच्छे हों, तो वो वहाँ पे अच्छे लड़कों को देख के उनके साथ में वो रिश्ते बनाते हैं और उनसे सुंदर अच्छे बच्चे पैदा करते हैं और उनका पति उनको अपनाता है। तो प्रेम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको किसी को बांध के रखना है। प्रेम का मतलब कहीं ना कहीं समर्पण भी है, आजादी भी है कि सामने वाला जो चाहता है, जैसे चाहता है उसको हम करने दें। और जब उतना लेवल पे आप प्रेम किसी से करते हो ना कि जब आप किसी से उतना प्रेम करते हो कि उसको बांध के नहीं रखना चाहते हो, तो वहां पे अपने आप डेडिकेशन आ जाता है, अपने आप समर्पण आ जाता है। समर्पण की दिक्कत क्या है आज के समय में, हो क्या रहा है कि हम इतनी गंदगी हमारे यहाँ पे फैली हुई है समाज में कि हम हर चीज़ मटेरियलिस्टिक सोचते हैं। लिव इन रिलेशनशिप की बात है तो क्योंकि बंदिशें नहीं हैं, कोई डर नहीं है, तो हर पीढ़ी थोड़ी बहुत ना आगे बढ़ती है, 2 कदम जो भी चल रहा है उससे, पुराने रिचुअल्स को तोड़ती है, नए रिचुअल्स बनाती है, मनमानियाँ करती है, क्योंकि जवानी का काम यही है। जो यूथ है उसका यही है कि सारे बंधनों को तोड़ना है, सारे रूल्स को तोड़ना है, एंड दे फील फैसिनेटेड अबाउट इट। तो पिछली पीढ़ी, तो जब मौका मिल रहा है तो सब उसका फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे क्योंकि क्या है, देखिए अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल रहा है कम एज में जो आपका ध्यान भी रख रहा है, आपको प्यार भी कर रहा है, आपकी फिजिकल नीड भी पूरी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब लोगों को मौका मिल रहा है तो वो, उनको कोई परहेज नहीं है उससे।
पहले के समय में क्या होता था, शादियां होती थी 12-13 साल पे। आपके पिताजी की शादी हो सकता है थोड़ी लेट हुई हो, लेकिन उनके पिताजी की शादी 14-15 साल से पहले ही हुई होगी। तो पहले राजस्थान में स्पेशली अगर आप देखेंगे ना, तो 9 साल में 10 साल में शादियां हो जाती थी। तो ये 10 साल में आपकी किसी से शादी हुई है, आपको ये भी पता नहीं है कि काम वासना होती क्या है। हाँ। जब 12-13 साल पे 14 साल में जब आपका शरीर तैयार होता है उस चीज़ के लिए, और आपके मन में वो भावनाएं पैदा होती हैं, जब आपका शरीर उसके लिए तैयार होता है, तो आपके पास एक ऑलरेडी एक ऐसा पार्टनर होता है जो सोशली बाउंड है आपके साथ में उन सब एक्टिविटीज़ के लिए, जो आपकी बॉडी को नीड है कहीं ना कहीं। देखिए, आपका शरीर जब जिस चीज़ के लिए तैयार है ना, वो डिमांड करता है उसकी। तो अगर 14 साल पे अगर किसी का शरीर काम वासना के लिए तैयार है, तो कहीं ना कहीं अगर उसके साथ में पार्टनर है तो वो पीछे नहीं हटेगा, और वो आपका एक ऑथेंटिक पार्टनर है, एक सोशली एक्सेप्टेड पार्टनर है। एग्जैक्टली। तो जब वो भावनाएं पैदा हुई तो एक इंसान आपके साथ में था, जिसके साथ में आप सो सकते थे, आप सारी भावनाएं शेयर कर सकते थे, उसके साथ में आप अपनी शारीरिक, मानसिक, आपकी जो भी इमोशनल नीड्स हैं वो सारी आपकी पूरी हो रही थी। तो अगर एक इंसान से शुरू से ही आपकी सारी इमोशनल नीड पूरी हो रही है, फिजिकल नीड पूरी हो रही हैं, तो एक समय के बाद में आपको उस इंसान की आदत लग जाती है। वो आपको खाना दे रहा है, वो आपके कपड़े धो रहा है, वो आपका ध्यान रख रहा है, वो आपके लिए बाहर से सामान लेके आ रहा है, आप बीमार हो आपको दवाइयाँ दे रहा है, आपका ध्यान रख रहा है। तो एक समय के बाद में जब 12-13 साल, 13 साल का, 14 साल का रिश्ता हो गया, तब तक वो पहुंचे कितनी एज पे हैं कि 17-18 साल पे। तो वो दोनों एक हो गए। बिल्कुल। क्योंकि जब एक ही साथ सो रहे हैं, एक ही साथ खा रहे हैं, एक ही साथ बैठ रहे हैं, तो तीसरे आदमी की जगह ही नहीं है वहां पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि शादी हो रही है 35 साल पे, 35 साल में आपका शरीर तैयार हो रहा है 20 से 25 क्यों 15 साल पे, 14 साल पे। आजकल लड़कियां 12-13 साल पे लड़कियों के मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाती है। बिल्कुल। तो आप सोचिए अगर लड़की तैयार हो गई 14 साल पे, तो 14 साल से लेके 34-35 साल, 20-21 साल तक जिस चीज के लिए आपकी बॉडी तैयार है, आप वो नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं से वो नीड पूरी नहीं होगी। और अगर वो नीड पूरी नहीं होगी तो आप उन भावनाओं को सप्रेस करोगे। अगर आप उन भावनाओं को सप्रेस करोगे तो आपका हार्मोनल सिस्टम गड़बड़ होगा। पर आजकल हार्मोनल तो जैसे हम समझते हैं, पर मान लीजिए किसी की अपब्रिंगिंग ट्रेडिशनल स्टाइल में की गई है, या उसे मानसिक रूप से इसी तरीके से तैयार किया गया है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल रख सकते हो, या कई लोग हैं जो ये सब नहीं भी करते हैं और आजीवन जो कहते हैं सिलिबेसी, ब्रह्मचर्य में भी निकाल देते हैं। तो वो भी एक पहलू है कि लोग अपनी इंद्रियां जो है वो वश में करते हैं और रखते हैं कंट्रोल। तो ऐसे में मतलब, और बाकी लोगों को देखें आप, मोस्ट कॉमन जो लोग हैं, 90% जो आबादी है वो इन्हीं चीज़ों में आजकल जाती जा रही है। तो ऐसे में वो कैसे प्रिवेंट कर पाते हैं, और क्या हद तक कौन सा वाला पहलू सही है, मतलब वो पर्सन सही है या फिर ये पर्सन सही है? ये ब्रह्मचारी वगैरह सब फालतू बातें हैं। अच्छा। अगर आपके शरीर में किसी चीज़ की नीड नहीं होती तो भगवान ने बनाई नहीं होती। अच्छा। आपकी बॉडी में कोई फ्लूइड बन रहा है, कोई एक एक्टिविटी हो रही है, हर मंथ कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में अगर एग्स बन रहे हैं, तो आपकी बॉडी बनी हुई है एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। हाँ, बिल्कुल। प्रकृति में आपकी नीड बस इतनी है कि आपको बच्चे पैदा करने हैं। आप यहाँ पे कोई मोक्ष किसी को देने के लिए, मोक्ष लेने के लिए, या दुनिया को बहुत सुंदर बनाने के लिए, रोड़े बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए, या दुनिया को चेंज करने के लिए, इसके लिए ना आप नहीं बने हो, ना आप युद्ध लड़ने के लिए बने हो, ना आप सेना में जाने के लिए बने हो। आप इस प्रकृति में आपका सिर्फ रोल इतना है कि आपको आना है, बच्चे पैदा करना है, मर जाना है। और बच्चे पैदा करने के लिए जो भी आपकी बॉडी में चाहिए वो प्रकृति अपने आप जनरेट कर देती है। तो अगर आप किसी प्रोसेस को सप्रेस कर रहे हो, तो आप ये मान लो आप नेचुरल काम नहीं कर रहे हो, आप एक नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट अपनी पावर को यूज कर रहे हो। और अगर मानसिक रूप की शक्ति की बात की जाए, तो जैसे आजकल लोग गेज और लेस्बियन रिश्ते भी फॉर्म करने लगे हैं, तो वो उनको भी कई लोग काफ़ी डिबेट करते हैं कि मेंटल सिचुएशन है इनकी, और वो लोग जो है उसको एक लीगल रिश्ता मानना चाहते हैं। तो ऐसे में सोसाइटी में आपको क्या लगता है कि ये बदलाव लाने सही हैं? ये कोई बदलाव नहीं है, तो हमेशा से थे। अच्छा। गेज लेस्बियन तो हमेशा से इस दुनिया का हिस्सा रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है कि अब तक वो उनको अभिशाप माना जाता था, उनको टैबू माना जाता था। जो होते भी थे ना, वो अपने आप को सप्रेस कर लेते थे। और सप्रेशन कोई मतलब माध्यम नहीं है अपने आप को दबा के रखने का। आप एक समय के बाद में आप फटोगे। तो कई बार लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई बार लोग दुनिया को छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, या किसी का मर्डर कर देते हैं, क्राइम करते हैं। कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं। और जहाँ तक बात हुई गे लेस्बियन की, तो मैं आपको बता दूं, हमारी जो सेक्सुअलिटी होती है ना, ना तो कोई आदमी पूरी तरह से मर्द होता है,
ना कोई औरत पूरी तरह से औरत हो सकती है, ना कोई औरत मर्द हो सकती है, ना कोई मर्द औरत हो सकता है। हमारी सेक्सुअलिटी का मीटर हमेशा कहीं ना कहीं बीच में रहता है। जैसे हम कहते हैं ना कि अल्फा मेल वाला जो कॉन्सेप्ट अभी एनिमल में बकवासबाजी इतनी चल रही थी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई अल्फा मेल नहीं होता है। हर आदमी में एक औरत छुपी हुई होती है। आदमी है जो है बड़ा एडमेंट, बड़ा मजबूत, बड़ा जिम्मेदार, बड़ा सबल सुदृढ़। औरत है बड़ी सॉफ्ट, बड़ी सुंदर, बड़ी कोमल, बड़ी क्रिएटिव, बड़ी सॉफ्ट। तो हर व्यक्ति के अंदर मर्द और औरत दोनों के गुण होते हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं बोलूं स्केल, तो ये मर्द और ये औरत, हाँ। इन दोनों के बीच में हर व्यक्ति का स्केल होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। बस वो हमारी सोसाइटी ने एक स्टीरियोटाइप सेट कर दिया। मैं क्लियर करता हूँ आपको थोड़ा सा। अगर ये स्केल है जिसमें ये मर्द है और ये औरत है, और ये 1 से लेकर 10 तक का पॉइंट है, तो ना तो कोई मर्द पूरी तरह से यहाँ पे 0 पॉइंट पे खड़ा हुआ है, ना कोई औरत पूरी तरह से यहाँ पे 10 पॉइंट पे खड़ी हुई है। मर्द हो सकता है कि 10 में से तीसरे नंबर पे हो, तो वो थोड़ा सॉफ्ट होगा। चौथे नंबर पे होगा थोड़ा और सॉफ्ट होगा। 5वें नंबर पे होगा तो उसमें औरत वाला वो झलकने लगेगा। हाँ। जैसे ही 5 क्रॉस करेगा, हम कह सकते हैं ये गे है। हाँ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो औरत वाला गुण, हार्मोन्स, वो सब चीजें उसके अंदर औरत वाले गुण हैं। वो हार्मोनल सिस्टम है बेसिकली। ऐसे ही हर औरत 10 नंबर पे नहीं बैठी है कि पूरी तरह से औरत है। वो भी कोई 8 पे है, कोई 7 पे है। झांसी की रानी जैसी औरतें जो लड़ने के लिए तैयार हो गई, जो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गई, वो 10 नंबर पे हो ही नहीं सकती कभी। या और मैं बताऊं आपको, जो साधु है, साधु कभी 1 नंबर पे हो ही नहीं सकता। साधु तीसरे चौथे नंबर पे ही होगा, क्योंकि दूसरे की चिंता करना, उसके लिए दया का भाव रखना, उसको प्रेम करना, और गुस्सा ना करना, और अपने गुस्से को शांत रखना, किसी के साथ में वॉयलेंट ना होना, ये क्या है? ये औरत की निशानी है। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई अगर मर्द बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, बड़ा लोगों को हेल्प करता है, और बड़ा क्रिएटिव है, अच्छी अच्छी चीजें बनाता है, वो आदमी में कहीं ना कहीं औरत के गुण है। तो हर आदमी थोड़ा गे है, हर औरत थोड़ी लेस्बियन है। लेकिन हम कभी मानेंगे नहीं, हम नहीं कहेंगे हम लेस्बियन है। ठीक है? जैसे ही औरत 5 नंबर से नीचे आएगी, 4 पे आएगी, 3 पे आएगी, उसमें वो लेस्बियनशिप दिखने लगेगी। वो उसका आकर्षण आदमियों की जगह औरतों की तरफ बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर हार्मोन्स वैसे विकसित हो गए। तो सारा खेल हार्मोन्स का है। अगर मेल हार्मोन्स ज्यादा हैं तो औरत भी थोड़ी मर्दानगी वाली होगी, लड़ने झगड़ने में, गाली गलौच में आगे रहेगी। और अगर आदमी के अंदर औरत वाले हार्मोन्स बढ़ गए तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, बड़े प्यार से, बड़े दया से वो काम करेगा। अगर आप बात करो बुद्ध की, महावीर की, ये तीसरे चौथे नंबर पे रहे होंगे। ठीक है? हो सकता है 5वें 6वें पे हो, अपने आप को सप्रेस किया हो थोड़ा बहुत, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि तब तक आप किसी पर कृपा नहीं कर सकते हो, दया नहीं कर सकते हो, जब तक आपके अंदर नारी वाला भाव नहीं होगा। और तब तक आप किसी से बदला लेने की नहीं सोच सकते हो, या किसी से लड़ नहीं सकते हो, जब तक आपके अंदर पुरुष वाला भाव नहीं होगा। तो आजकल झगड़े कई बार इसलिए भी होते हैं, आदमी के अंदर वो औरत वाला भाव है, लेकिन उसने सप्रेस कर लिया है समाज के डर से। या औरत के अंदर वो आदमी वाला भाव है, उसने अपने आप को सप्रेस कर लिया है। अब वो अपने पति के साथ में कंफर्टेबल ही नहीं हो पा रही है। क्यों? उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, वो 5वें नंबर पे बैठी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहते हैं ना, बाइसेक्सुअल कौन होते हैं? जिनके अंदर फीमेल हार्मोन्स और मेल हार्मोन्स बराबर होते हैं। तो वो कभी फीमेल की तरफ आकर्षित होते हैं, कभी मेल की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन कई बार हमने सप्रेस कर लिया। अब लड़कियां हैं, दूसरों को देख के मेकअप भी कर रही हैं, उनको पसंद नहीं है फिर भी कर रही है। क्यों? सबके साथ में घुल मिल के रहना है, दूसरों से दिखना है। अब शादी हो गई तो वो अपने पति के साथ कंफर्टेबल नहीं है। क्यों? उनका आकर्षण मर्दों की तरफ नहीं है। तो ऐसा नहीं, अब पति को लगेगा ये मेरे तरफ नहीं आकर्षित हो, उसको पता ही नहीं कि किसी की तरफ आकर्षित नहीं है। हो सकता है वो लड़कियों की तरफ आकर्षित हो। तो दिस इज ऑल ये हार्मोनल डिसबैलेंस है। अब यही हार्मोनल डिसबैलेंस जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो लोग ट्रांसजेंडर बन जाते हैं। जब वो पेट में होते हैं, जब उनकी बॉडी फॉर्म हो रही होती है, तब उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स उनके विकृत हो जाते हैं, तो वही आगे जाके किन्नर वगैरह बन जाते हैं। तो ये सब चीजें क्या हैं कि पर ना काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि बायोलॉजिकली जो होते हैं ऐसे केसेस 2% होते हैं, बहुत कम होते हैं। और बाकी जो लोग हैं वो उनके इन्फ्लुएंस में आके अपना माइंडसेट चेंज। इन्फ्लुएंस कुछ नहीं होता है। आप करा सकते हो क्या? मैं करा सकता हूँ क्या? ये करा सकते हैं? कोई नहीं करा सकता। बिल्कुल। आप कब कराओगे? जब
आप उस पीक पॉइंट पे हो कि मरना है या ये करना है, तब जाके अपने शरीर को विकृत करना चाहोगे आप। तो ये सब फालतू की बातें हैं कि कोई गे है तो किसी के संगत में आके बिगड़ गया या किसी की बातों में आके बह गया या इसको किसी ने कुछ खिला पिला दिया, सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। उसका हार्मोनल सिस्टम ऐसा है कि उसके पास में फीमेल हार्मोन्स ज़्यादा हैं, तो वो लड़कियों की तरह चाल ढाल करता है, उसकी तरह बातें करता है, उसकी तरह हाथ हिलाता है, उसकी तरह कमर मटकाता है, उसको सूट सलवार पहनना पसंद है, उसको लिपस्टिक लगाना पसंद है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फीमेल हार्मोन्स ज़्यादा हैं। अब आप कोई तो बीमार हो गया, वो बीमार नहीं है ना, कोई भूत प्रेत की छाया है, वो ऐसे ही पैदा हुआ है। या कोई लड़की है उसको शर्ट पहनना पसंद है, उसको बॉय कट बाल रखना पसंद है, तो ऐसा नहीं कि वो पागल हो गई है, उसकी कोई मानसिक स्थिति खराब है, क्योंकि उसकी वो बनावट उसकी ऐसी है, उसके हार्मोन्स वैसे ही हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग जैसे गेज होते हैं एंड वो अपना बॉडी का ऑपरेशन वगैरह करा के वो ट्रांसफॉर्म होके अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके दे बिकम अ फीमेल। तो वो उनको उस फीमेल बॉडी को तैयार करने के लिए अपने चेस्ट को या अपने फेस पे या बाकी चीज़ों को लड़कियों जैसा बनाने के लिए उनको बहुत सारे इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। वो उनके उस हार्मोनल सिस्टम को लड़कियों की तरह धीरे धीरे डेवलप करती हैं। आज अगर मैं वो दवाइयाँ खाने लगूंगा तो हो सकता है मेरी भी चेस्ट थोड़ी सी आगे निकल जाएगी, मेरे भी चेहरे पे लड़कियों जैसे हाव भाव आने लगेंगे, मेरे भी बाल जल्दी जल्दी बढ़ने लगेंगे, जो उड़े हुए हैं ये भी वापस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उन हार्मोन्स का इंटेक इतना ज्यादा कर रहे हो कि धीरे धीरे करके आप लड़कियों जैसे बनते जा रहे हो। या लड़कियां आजकल बनती हैं, लड़कियां भी लड़के बन जाती हैं। तो लड़कियां अगर वो इंटेक ले रही हैं उन हार्मोन्स का, इंजेक्शन से या दवाइयों से या कैसे भी, तो धीरे धीरे करके वो लड़कों जैसी बॉडी फॉर्म कर लेती हैं। आप देखे होंगे आपने बॉडी बिल्डर्स लड़कियां होती हैं, दे स्टार्टेड लुकिंग लाइक अ मैन बिकॉज वो हार्मोन्स का इंटेक कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप अपने हार्मोन्स को बदलते जाएंगे, और हार्मोन्स जरूरी नहीं है कि दवाइयों से बदले जाएं, आपकी साइकोलॉजी, आपकी सोच, आपका रहन सहन धीरे धीरे करके आपको हार्मोन्स पर प्रभाव डालता है। अगर एक लड़का बहुत ज्यादा उसके अंदर थोड़ा बहुत भाव है और वो लड़कियों के साथ ज्यादा रहने लगा, तो धीरे धीरे करके वो हाव भाव और ज्यादा गर्लिश होते जाएंगे, वो धीरे धीरे इमोशनल भी ज्यादा होगा। बिल्कुल, क्योंकि आपको माहौल नहीं मिला अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने का। इनफैक्ट आपको माहौल मिल गया उनको और चेरिश करने का, और ज्यादा उनको डेवलप करने का, तो वो वैसे बन जाते हैं। तो ये सब पागलपना है कि साहब ये पहले नहीं होते थे। और मैं तो कहता हूँ जो जैसा है ना उसको आज़ादी देनी चाहिए। अगर कोई गे है, कोई लेस्बियन है, कोई बाइसेक्सुअल है, कोई ट्रांसजेंडर है, तुम क्यों किसी को रोक रहे हो? रोकने से कुछ बदल थोड़ी जाएगा कोई। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। आप उसको सप्रेस करोगे, उससे फांसी लगा लेगा, हो सकता है मर जाएगा, घर छोड़ के भाग जाएगा। आप नहीं कुछ करोगे जाके वो जाके कहीं ना कहीं किन्नर वगैरह में शामिल हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है ये मेरी सोसाइटी नहीं, उसको पता है ये मेरी जगह नहीं है, उसको पता है मैं जिस शरीर में हूँ ये शरीर मुझे नहीं चाहिए। कई बार लोग अपने आप को काट लेते हैं, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तड़प रहे होते हैं शरीर से निकलने के लिए। तो ये इसकी कहानी है। तो ना तो मैं कहूँगा ना तो कोई मर्द पूरा मर्द है, ना कोई औरत पूरी औरत है। और काफी लोग ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द रिलेशनशिप वो स्ट्रेट होते हैं और आफ्टरवर्ड्स वो अपने पार्टनर को कन्फेस करते हैं कि अब हमारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज हो गया है या फिर हमें और किसी पे अट्रैक्शन हो रहा है और हमें ये चीज़ पहले पता नहीं थी। तो वो क्या सच में विक्टिम होते हैं या फिर जो सामने वाला पर्सन उनको एक्यूज करता है कि नहीं ये मेरे ऊपर चीट करना चाह रहे थे इसलिए? तो ये चीज़ें कैसे, मतलब आजकल के रिलेशनशिप यहाँ भी वही है, स्केल में आप कहाँ पे खड़े हो। हाँ। अगर आपकी सेक्सुअलिटी बीच में है, ना मर्द में है ना औरत में है, तो वहाँ पे आप बाइसेक्सुअल हो। बाइसेक्सुअल का मतलब है कि मर्द औरत दोनों तरफ आप अट्रैक्टेड हो। तो जब आप मर्द के साथ में हो तो उसके साथ भी आप खुश हो, औरत के साथ हो तो उसके साथ भी खुश हो। तो जब शादी हो गई, घर वालों ने मर्जी से करा दी या दबाव में करा दी, शादी कर ली, अब आप अपनी वाइफ के साथ में आप गेट अलॉन्ग हो रहे हो। अब उतना ही आकर्षण आपको मर्दों के तरफ लिए भी है। अब कोई मर्द आपकी लाइफ में आ गया, कोई ऑफिस में मिल गया, कोई दोस्त मिल गया, कहीं बाहर कहीं मिल गया, तो आपने उसके साथ में घूमे फिरे, अच्छा लगा आपको। अब हर किसी का पर्पस ये नहीं होता है कि साहब कोई गे है तो वो सिर्फ सेक्सुअल नीड पूरी करने जा रहा है, फिजिकल नीड पूरी करने जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। देखो ये सब फालतू की बात है। हमें लगता है कि ये गे है तो इसको बस एक ही चीज चाहिए, या ये लड़की लेस्बियन है तो उसको ऐसा ही चाहिए। साहब उनकी इमोशनल नीड है, फिजिकल नीड कहीं जाके कोई 1% कभी होती है, कई लोग की नीड भी नहीं होती वो। हाँ, बिल्कुल। दे ऑल आर जैसे एसेक्सुअल क्रेविंग होती है। हाँ। आपके अंदर क्रेविंग है प्रेम की, कोई आपको प्रेम करे। प्रेम भी आपको वो करे जो आप चाहते हो। अगर आपको कोई लड़की प्रेम करेगी आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपको क्रेविंग लड़कों के प्रेम की है। हाँ। तो वो प्रेम आपको जब मिल जाएगा तो क्या होता है, बाइसेक्सुअल में आप दोनों तरफ एक पेंडुलम की तरह झूल रहे हो। आपको अच्छा लड़का तो आपको लगा अरे नहीं मैं तो इसकी तरफ आकर्षित हूँ, तो हो सकता है अपनी वाइफ को छोड़ दो आप।
तो वो डिपेंड करता है कि आप स्केल में कहाँ पे खड़े हो। कई बार क्या होता है कि लोग इतने ज़्यादा, जैसे साहब ऐसी फैमिली में पैदा हो गए जो बड़ी एडमेंट है हर चीज़ में और बड़ी ठाकुरशाही और बहुत मतलब मर्दानगी में चल रहे हैं। आज के टाइम पे जो हो रही रिलेशनशिप्स में काफ़ी लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि आध्यात्मिक रूप से ये सही नहीं है, मतलब जो भगवान है, जो गॉड है, वो आपको इस चीज़ का पनिशमेंट भी देता है। तो ये किस हद तक सही है ये स्टेटमेंट? नहीं, ये सब बकवासबाजियां हैं। किताबों में जो भी लिखा है हर चीज़ सच नहीं हो सकती है। और ये आज से नहीं है। महाभारत में आपने एक जिक्र सुना होगा शिखंडी का जो काफी शिखंडी की कहानी बड़ी अजीब है। शिखंडी पिछले जन्म में कोई काशी के राजा थे, उनकी बेटी थी, उसका नाम अंबा था। तो उस टाइम पे वो 3 बहनें थी बेसिकली। तो उस समय पे जब उनका स्वयंवर था तीनों बहनों का और अलग अलग राजकुमार उनको देखने आए, उस समय वहां से भीम ने उनका अपहरण कर लिया तीनों बहनों का। और उनके साथ में जो भी जाती हुई, फिर उसके बाद में उस लड़की ने बोला कि अब तुमने मुझे अपहरण तो कर लिया है, हमारा स्वयंवर खराब हो चुका है, अब तुम मेरे साथ शादी करो। अब चूंकि भीम शुरू से सन्यास वो ब्रह्मचारी थे, तो भीम ने बोला मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं शादी तो नहीं करूंगा। तो उस पे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई। उसने उसको श्राप दिया, बोला कि मैं ही तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी। तो उसके बाद में फिर उसी ने दूसरा जन्म लिया। उसने शिव जी का उसने अंबा ने उसके बाद में शिव जी की तपस्या की, शिव जी से वरदान लिया कि मुझे ऐसे करके मैं कारण बनूं दूसरे जन्म में जाके भीष्म का। तब जाके वो पांचाल नरेश के यहाँ पैदा हुई। पांचाली की बहन की तरह ही थी वो बेसिकली, लेकिन चूंकि उनके पिताजी को ये डर था कि बाकी, क्योंकि वहाँ ये होता था कि अगर आपके लड़का नहीं है तो आपके राज्य को हड़प लेंगे आपके पड़ोसी राज वाले। दूसरा, जब वो पैदा हुई तो भविष्यवाणी हुई कि साहब ये लड़की आपके यहाँ पैदा हुई है, इसका पालन पोषण तुमको लड़के की तरह करना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो उस लड़की को जो शिखंडी नाम से पैदा हुई, उसको शुरू से लड़के की तरह पाला, वैसे ही कपड़े, वैसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या, वैसे ही सारा कुछ रखा। और जहाँ तक कि शादी के लायक होगी उसकी शादी भी करा दी। लेकिन जब उसकी शादी हुई तो शादी के बाद में जब फर्स्ट नाइट पे उसकी बीवी को पता चला कि ये तो लड़की है, उसके बाद में उसने बहुत कुछ उल्टा सीधा उसको बोला, उसका बहुत अपमान किया। तो उस गुस्से में वो अंबा या शिखंडी वो घर से निकल गई और फिर वो जंगल में जब पहुंची तो उसका सामना एक यक्ष से हुआ। वो मरने जा रही थी बेसिकली। तो यक्ष का सामना हो, यक्ष राक्षस जैसे होते हैं बेसिकली, राक्षस लेकिन बुरी प्रवृत्ति के नहीं, अच्छे राक्षस वो यक्ष होते हैं। तो यक्ष ने पूछा क्या बात है, तो फिर यक्ष ने उसको हेल्प करी कि ठीक है मैं मेरी मर्दानगी तुमको देता हूँ और तुम तुम्हारी जो नारित्व है मुझे दे दो। तो उसके बाद में वो शिखंडी पुरुष बन गया। तो जब महाभारत में जब 10वें दिन जब युद्ध हुआ, जब हो रहा था तब 10वें दिन जब लड़ाई चल रही थी, भीष्म सामने थे, अर्जुन सामने थे, तो वो शिखंडी आगे आ गया लड़ने के लिए। जब शिखंडी को उसने देखा तो उसमें उसको अंबा दिख गई, उनको भीष्म पितामह को अंबा दिख गई। तो उसके बाद में शिखंडी ने अपना धनुष वहीं छोड़ दिया और वहाँ शिखंडी के पीछे खड़े हुए अर्जुन ने वहाँ से तीरों की बरसात कर दी उनके ऊपर। तो भीष्म को वहाँ पे इतने तीर लगे कि पूरी वो तीरों की सैया बन गई। तो इस तरह से उसने अपना जो भी प्रण था वो पूरा किया। तो ये तो हमेशा से थे, ऐसी बात नहीं है कि ये जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाली जो प्रॉब्लम है ये कभी अभी नहीं हुई है, ये हमेशा से थी। और हम कितना भी इसको रोकने की कोशिश कर लें आप नहीं रोक सकते हो। क्यों? क्योंकि अब जो हमें आज़ादी जो सरकार दे रही है, आज आप अगर जाओगे एयरपोर्ट्स पे या पब्लिक प्लेसेस में, वहाँ पे अलग से ट्रांसजेंडर के टॉयलेट्स होते हैं। उनको फॉर्म्स में देखोगे, बैंक्स में सब जगह ट्रांसजेंडर का अलग से होता है। उनको पुलिस में ट्रांसजेंडर जा रहे हैं आज की डेट में, मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जितनी चीज़ें खुल रही हैं अभी, जितनी गवर्नमेंट हमें फ्रीडम दे रही है, वहीं पे अगर आप यूएस वाली गवर्नमेंट की अभी बात करें, जैसे ट्रम्प ने अपना हैंड ओवर जब से लिया है तो उन्होंने इन चीज़ों पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया और 2 ही जेंडर को प्राथमिकता देने की बात कही है। देखिए कंट्रोल आप कुछ भी करो, यूएस जैसी कंट्री में ऐसा हो। आप एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो, फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। मैं आपसे बोलूँ आप हंस नहीं पाओगे, मैंने आपको ये रूल बना दिया कि देश में कोई लड़की हंस नहीं सकती, क्या आप हंसना रोक सकते हो? बिल्कुल नहीं। चलो मुंह बंद रखोगे, अंदर अंदर तो आप स्माइल करोगे। या कोई रूल बना दे कि साहब आप खाना नहीं खाओ, ऐसा थोड़ी होता है। जो मैं सोच रहा हूँ, जो फील कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ट्रम्प ये बोल सकता है कि आप शादी नहीं कर सकते हो, ट्रम्प ये बोल सकता है कि आप पब्लिक प्लेस में लड़का लड़का हाथ में डाल के नहीं घूम सकते हैं, लेकिन आप किसी की फीलिंग्स को नहीं रोक सकते हो। लेकिन अंदर में आप उनके वो तो होगा, ऐसे नहीं होगा, पर्दे के पीछे नहीं होगा। पर्दे के पीछे नहीं होगा तो इलीगली होगा, लेकिन वो तो होगा। और काफी हद तक ये टॉक्सिक कल्चर को भी बढ़ावा देता है, किसी को सप्रेस करना।
नहीं देखो, जो आज सप्रेस है, अपनी फीलिंग्स सप्रेस कर रहा है, वो किसी दिन मर्डर करेगा या आत्महत्या करेगा या कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करेगा। तो फीलिंग्स आज जितनी दुनिया बर्बाद क्यों हो रही है? सप्रेशन के चक्कर में हो रही है। माँ बाप ने उनको सप्रेस कर दिया बचपन से कि साहब तेरे को यही करना है, या फैमिली सप्रेस कर रही है, या सोसाइटी सप्रेस कर रही है, या कभी एक दूसरे के पार्टनर एक दूसरे को सप्रेस कर रहे हैं, बच्चों को हम सप्रेस कर रहे हैं। तो क्या होगा? वो बच्चे टॉक्सिक अपने आप बन जाएंगे, वो किसी को कुछ दे नहीं सकते। बिल्कुल। तो एक सफल जो रिश्ता है उसकी नींव कैसी होनी चाहिए और उसका एक सीक्रेट क्या है एक तरीके से देखा जाए? समर्पण। समर्पण। आप जिसके हो गए उसके हो गए, फिर उसमें इफ एंड बट नहीं है। कौन कैसा है क्या, ये फर्क नहीं पड़ता है। हर इंसान अच्छा है, हर इंसान बुरा है। आप उसमें जो ढूंढोगे वही आपको उसमें मिल जाएगा। देखिए, जब आप किसी से प्रेम करते हैं ना, तो प्रेम अगर समर्पण के साथ नहीं है तो वो प्रेम है ही नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पे हम सिर्फ डिमांड करते हैं, हम कमियां निकालते हैं। हमें ये लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए, पति तो ऐसा होता है, पति को तो ऐसा होना चाहिए, उसको तो ऐसे बात करनी चाहिए, उसको तो ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। हमने अपने खुद के रूल्स बना के रखे हुए हैं। तो फीलिंग्स तो कुछ है ही नहीं है। जहाँ पे आप किसी को, अब समर्पण का क्या है, देखिए आप मुझे गाली दोगे तो मैं आपको गाली दूंगा, आप मेरे से बदतमीजी करोगे मैं आपसे बदतमीजी करूंगा, लेकिन आप मुझे प्रेम करोगे तो थोड़ी मैं मना कर सकता हूँ। आप मुझे हेल्प करोगे तो मना थोड़ी कर सकता हूँ। आप मुझे खाना ला के दोगे, मैं भूखा हूँ, तो मैं थोड़ी आपको खाने की थाली उठा के फेंक दूंगा। तो समस्या क्या है कि हम देने को तैयार नहीं है। आप लेने वाले क्यों बने हुए हो? आप देने वाले क्यों नहीं बनते हो? वो बोले कि चल कुएं में गिर जाके चल गिरते हैं। पर काफी लोग इस चीज को लेके दुखी हो जाते हैं कि वो सिर्फ देते ही रहते हैं जीवन भर और उनको रिटर्न में नहीं मिलता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा। अगर आप इसलिए दे रहे हो कि रिटर्न में कुछ मिलेगा तो कभी आप वो फीलिंग्स पैदा ही नहीं कर पाओगे। दो लोगों में सिर्फ वार्तालाप नहीं होती है, दो लोगों में फीलिंग्स का एक्सचेंज भी होता है। बट वो फिर एक वन साइडेड भी हो जाता है रिश्ता कि एक ही एक पर्सन है जो एफर्ट्स डाल रहा है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। समस्या हमारी पता है क्या है? ये सब आपका सोच का फेर है। ये सब हमें उधार में ज्ञान मिलता है अपने घर वालों से, अपनी सोसाइटी से, अपने लोगों से। बिल्कुल। अगर आप शादी से पहले ये सोच रहे हो कि मेरा पति ऐसा होना चाहिए या बहुत प्यार करना चाहिए या मेरा ध्यान रखना चाहिए, वो रखेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम बिना समझे हम सिर्फ डिमांड करने लगते हैं। देखिए, शादी में मैंने कहा ना एग्रीमेंट है ये, लेकिन उसके साथ साथ में एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी कि सामने वाले और आपके बीच में अगर अरेंज मैरिज है तो पहले तो कोई लेन देन नहीं है, पहले तो किसी तरह की फीलिंग्स नहीं है, पहले तो कुछ वो नहीं है ना। कोई एक ऐसी चीज है कि स्विच है कि मैंने स्विच दबा दिया अब प्रेम हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, या मैंने लाइट ऑन करी तो आई अब मुझे प्यार हो गया, मैं तो मेरी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, ये थोड़ी होता है। आप जब किसी के साथ में किसी रिलेशनशिप में जाते हो, इनफैक्ट जब कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बनते हैं तो दे टेक टाइम, एक दूसरे को समझना, जानना, असाइनमेंट पूरे करते हैं, साथ में कहीं घूमने जाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। जब उनको लगता है कि हाँ यार हम एक दूसरे के साथ जीवन बिता सकते हैं, तब वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचो कि साहब शादी अभी हुई है, शाम को अपनी विदाई होके आई है और अभी सारी फीलिंग्स जाग जाएंगी औरत में, स्विच नहीं है ना। तो फीलिंग्स कब जागेंगी? फीलिंग्स हमेशा जब भी प्रेम की जागती है ना, सबसे पहला स्टेप होता है अंडरस्टैंडिंग। दूसरा स्टेप होता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। म्यूचुअल रिस्पेक्ट कब आएगी? जब आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, तभी तो उसकी अच्छाइयां आपको पता चलेंगी। अब आपने आते ही, क्योंकि आपके मन में तो पागलपना आपके पड़ोसियों ने, आपके दोस्तों ने, आपके माँ बाप ने भर के रखा है कि पति पे ध्यान रखना, किसी पे नजर नहीं उसके जाए, किसी से बात नहीं करे, किसी से फ्लर्ट नहीं करता हो, तेरी सास तेरे को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, नंदों के चक्कर में मत आ जाना। तो आप एक पागलपना ऑलरेडी अपने दिमाग में भर के आए हो। हाँ, एक नेगेटिव जो माइंडसेट है वो ऑलरेडी सोसाइटी में क्रिएट। अब क्या है, अब वो मैंने बोला, जब आपके दिमाग में बहुत सारे फिल्टर लगे हुए हैं, ये फिल्टर ही है ना, इतनी सारी परसेप्शंस। अब क्या है, जब भी आप उस सिचुएशन को देखोगे फिल्टर के थ्रू देखोगे। बिल्कुल। आपकी ननद चुपचाप कोई बात कर रही है कि भाभी 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 सुना, बस उतने में आपने अंदाजा लगा लिया, अरे ये तो आग लगा रही है, देखो तीसरे दिन से आग लगाना चालू हो गई। तो ऐसा ही होता है। या फिर सास ने कुछ बोल दिया कि सामान वहां रख दे, ये तो मुझे नौकर समझ रहे हैं, मैं तो इतना कमाती हूँ, मैं तो इतनी अच्छी नौकरी है, ये मुझे नौकर की तरह रखेंगे। या पति ने कुछ बोल दिया, तो क्या होता है कि ना तो आपने समझा ना जाना, आप जो पागलपना साथ में लेके आए थे ना, अब उसी बाल्टी में आप ये सारी चीजें भरते जा रहे हो। तो क्या है कि जब तक आपका समर्पण नहीं है, अगर आप डे वन से ये सोच लोगे ना कि मुझे डिवोर्स ही लेना है, तो आप डे वन से डिवोर्स की तैयारी करने लगे
कि अच्छा मेरे खिलाफ बातें हो रही हैं, रिकॉर्ड करके रखूं, फ़ोन में रिकॉर्डिंग चालू कर ली, या कुछ हो रहा है तो चुपचाप से रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्यों, आगे जाके कोर्ट में काम आना है। तुम शादी के 5वें दिन अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उसका मतलब क्या है कि तुम खुद शादी तोड़ना चाहते हो। बिल्कुल। चीज़ें बेटर होती हैं जब आप उस परिवार का हिस्सा बनोगे। शादी कर ली, उस परिवार का हिस्सा बने नहीं, उस व्यक्ति से जिसके साथ आपकी शादी है उससे आपका कोई संबंध नहीं है, सास ससुर को समझे नहीं, घर को समझे नहीं, वहाँ का कल्चर समझे नहीं, वहाँ के रिचुअल समझे नहीं। तुम डे 1 से अगर ये अंदाजा लगा रहे हो कि ये मेरे साथ में ये बुरा कर सकते हैं, ये ऐसे ऐसे मेरी आज़ादी छीन सकते हैं, ये ऐसे ऐसे मुझे कंट्रोल कर सकते हैं, तो समर्पण तो आया नहीं, ना पति के लिए, ना सास ससुर के लिए, ना ननद के लिए, ना किसी के लिए। ये चीज़ें लड़कियां ही नहीं, मतलब लड़के भी सोचते हैं काफ़ी हद तक कि शादी कर ली तो हमारी आज़ादी छिन जाएगी। नहीं, लड़कों की देखो, लड़की के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्योंकि लड़की सबको छोड़ के आ रही है। आज अगर आपकी शादी हो रही है, आप दूसरे घर में जा रहे हो, तो आप अपना नाम, ऐसा सोचते हैं कि लड़कियां उनको ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी, इस तरह का भी काफी मनमुटाव होते हैं। इसमें पता है क्या, ये सब वही है कि परसेप्शंस आपको उधार में मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपके जो पर्सपेक्टिव। उसने ये भी पूछ लिया ना कि अरे खाना खाया कि नहीं खाया, अरे मैं खा लूंगा, तुमको क्या करना है, बिल्कुल, मैं भूखा थोड़ी मरूंगा, और तुमको बार बार क्यों पूछते रहते हो। तो क्या है, उससे उसको क्या लगेगा, उसकी फीलिंग हर्ट होगी, तो कितने कंसर्न से पूछ रही हूँ और इसको कोई चिंता नहीं है। 2-4 बार वो पूछेगी, 3 बार पूछना छोड़ देगी, फिर वो कभी सोए, अरे सोने जा रहे हो क्या, अरे तुम बार बार टोकती हो, तो धीरे धीरे करके वो टोकना बंद कर देगी, वो बोलना बंद कर देगी। अब तुमको लगेगा यार इसको मेरी चिंता ही नहीं। और फिर ऐसा करते करते धीरे धीरे लोग ये सोचने लग जाते हैं कि हमारी जिंदगी अच्छी नहीं है या फिर उनकी जिंदगी ज्यादा है। देखिए क्या होता है, पहले क्या होता था, देखिए जीवन सुखी उसका है जो बिजी है। हाँ, पहले क्या होता था, गांव में इतने सारे काम होते थे, गाय भैंस, खेती, गोबर सानी, इतना कुछ होता था कि लोगों के पास समय नहीं होता था। दिन भर मेहनत करने के बाद में जब शाम को पति पत्नी मिल रहे हैं, तो एक क्रेविंग होती है एक दूसरे को देखने की, मिलने की, कि कोई मेरा हालचाल पूछे कि दिन में क्या हुआ। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि नौकरानी घर पे काम करने आ रही है, आपके कपड़े मशीन में धुल रहे हैं, डिशवॉशर में आपके बर्तन धुल गए, रेडी मैक्सिमम खाना मिल गया। तो आपने अगर 16 घंटे अगर जाग रहे हो, 16 घंटे में से आपने 1 घंटे काम कर लिया, बाकी 15 घंटे आप खाली हो। आप देख रहे हो टीवी शो, आप देख रहे हो नेटफ्लिक्स, आप इंस्टाग्राम देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, तो क्या है, दिमाग आपका खाली है। जब आपका दिमाग खाली है तो 100 तरह के कचरे आप अपने दिमाग में भर रहे हो। तो क्या है कि इतनी सारी जब चीज़ें आपके मन में हैं, तो आपका दिमाग सुबह से शाम तक वो कचरा इकट्ठा कर रहा है। अब उस कचरे की एक लेयर बन गई आपकी नजरों के सामने। जब शाम को पति आएगा तो कचरे के थ्रू ही आप उस बंदे को देखोगे। क्यों? क्योंकि अभी जो भी आपने देखा है वो सारा फ्रेश है। चाहे वो टीवी शो में झगड़ा होते देखा, या आपने नेटफ्लिक्स में किसी मूवी में व्यभिचार होते देखा, या किसी के साथ में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखा, तो शाम को उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के थ्रू ही आप उस बंदे को जज करोगे। या लेट आया, ऐसा तो नहीं कोई चक्कर है इसके ऑफिस में, कोई लड़की तो नहीं है, और कहीं पार्टी वार्टी के फोटो देख ली, अरे ये लड़की इसके बगल में नाच रही है, इसके साथ चक्कर तो नहीं है इसका। तो ये क्या हुआ? क्योंकि दिन भर आपने वो कचरा भरा, उस कचरे के थ्रू आप इस सारी दुनिया को देख रहे हो। और जब वो कचरा कॉन्स्टेंट जा रहा है, दिन भर दिन रात आप वही कर रहे हो, तो आप कुछ काम नहीं कर रहे, तो क्या है, वो कचरा कॉन्स्टेंटली आप कंज्यूम कर रहे हो। उसके बाद क्या होगा, वो कचरा आपकी पूरी दुनिया को बदल देगा। वही नॉर्मलाइज होने वाली बात होगी कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे इतनी मूवीज देख रहे हो, इतना कुछ देख रहे हो कि आपको नॉर्मलाइज हो गया, आपके नॉर्मल है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हाँ। कोई बड़ी बात नहीं। तो जब भी कोई बात होगी, आप दिमाग में आएगा, अरे पक्का कुछ चक्कर है इसका। हाँ बिल्कुल, यही चल रहा है आजकल के। तो सोसाइटी जिधर जा रही है उसमें क्या है कि आप अपने आप को बदलो। दुनिया तो जहाँ जाएगी वहाँ जाएगी। अगर आपकी बुद्धि आपके पास में है, आपका दिमाग आपके पास में है, तो ना तो कोई आपको मॉडरेट कर सकता है, ना आप खुद के अपने मन के झांसे में आ सकते हो। अभी जो एंटरप्रेन्योर्स भी हैं वो भी ग्लैमर वर्ड से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, और वो अपने स्टार्टअप्स में खर्चा करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ कमाने से। तो काफ़ी सारे लोग प्रेशर में भी आ जाते हैं और काफ़ी सारा बर्न भी कर देते हैं, और उनको सुसाइडल थॉट्स भी हो जाते हैं। तो ऐसे में वो लोग कैसे अपना माइंडसेट मजबूत रखें और अपनी। तो ये सक्सेस आदमी को पागल बनाती है। आपका अच्छा समय हमेशा आपको बुरा बनाता है, और आपका बुरा समय हमेशा आपको अच्छा बनाता है। जब व्यक्ति बुरे समय में होता है ना, वो कर्जे नहीं लेता है, वो किसी से बदतमीजी नहीं करता है, वो फिजूल खर्ची नहीं करता है, वो अपने माँ बाप की सेवा करता है, पूजा पाठ करता है, दान धर्म के काम करता है। जब आदमी का पैसा होता है ना, तो शराबें पीता है, व्यभिचार करता है, गंदे काम करता है, थाईलैंड बैंकॉक जा रहे हैं दोस्तों के साथ में, बीवियाँ घर पे पड़ी हुई है। तो हमेशा जब भी सक्सेस आती है ना, वो आपको आपकी साइकोलॉजी को, आपके दिमाग को बर्बाद करने आती है। तो जब व्यक्ति बुरे समय में होता है ना, वो कभी बुरा नहीं करता है।
तो ये चीज़ें तो बड़ी नेचुरल सी हैं। ये क्या है, आपके व्यक्तित्व में कितना भारीपन है वो आपके एक्शंस को निर्धारित करता है। लेकिन विदाउट फेलियर सक्सेस होती भी नहीं है। सक्सेस तो कुछ होती ही नहीं है बेसिकली। सक्सेस सिर्फ ये नहीं कि बहुत सारा पैसा कमा लिया आपने। अगर आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हो और आपकी बीवी घर में परेशान है, आपके बच्चों को आप समय नहीं दे पा रहे हो, आपके माँ बाप मर गए, उनके आप अंतिम संस्कार में नहीं जा पा रहे, तो वो सक्सेस नहीं है। नहीं है। या फिर इंसान, मतलब एक होता ना कि आपने दुनिया छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी आप अपने खुद के विकारों से, अपने मोह से, अपने अहंकार से नहीं छूट पा रहे हो, तब भी कोई मतलब नहीं। तो सक्सेस जैसी कुछ होती नहीं है चीज़। हाँ, हर किसी के जुनून होता है। आपका अलग है, मेरा अलग है, किसी दूसरे का अलग है, सबके अलग अलग सोच हैं। और देखिए, ऊपर वाले ने दुनिया बड़ी बड़ी तरीके से सेट करी हुई है। आप इंटरव्यू लेने वाले हैं, हम इंटरव्यू देने वाले हैं, ये कैमरे वाले हैं, कोई साफ सफाई वाला है, कोई गेट खोलने वाला है, कोई कुछ करने वाला है। तो इस तरह से उसने सबके दिमाग को सेट किया है कि हर आदमी एक ही जैसा नहीं सोच रहा है, हर आदमी एक ही काम नहीं कर रहा है। तो सोचो, इतने तरह के लोग हैं, तो ऊपर वाले ने सेटिंग उसी हिसाब से करी हुई है। बिल्कुल। तो सक्सेस कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं, आपका जो आपको अच्छा लगे ना, अगर आप वो कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो। और अगर आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर रहे हो और दूसरे काम में आप करोड़पति बन जाओ, वो सक्सेस नहीं है। अंदर अंदर आप घुट रहे हो, आप बर्बाद हो रहे हो, अंदर अंदर आप पूरे अपने आप को खत्म कर रहे हो, तो वो सक्सेस नहीं है। तो सक्सेस के कोई फिक्स मायने नहीं है। नहीं है। ये तो क्या है, हर आदमी ने अपने पैरामीटर सेट करके रखे, मेरे हिसाब से ये सक्सेस है। तो आध्यात्मिकता का असली मतलब क्या है कि आप जिस भी रिलीजन में आप बिलीव करते हैं, उस गॉड के प्रति पूरे डेडिकेशन से हो जाएं, या फिर आप उन विचारों को फॉलो करें जो उन्होंने धर्म में अपने हिसाब से एक सफल जीवन के लिए बनाए हैं। देखिए, धर्म और आध्यात्मिकता दोनों अलग अलग हैं। धर्म का मतलब है किसी ऐसी शक्ति को फॉलो करना, उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, उसके रीति रिवाजों का पालन करना। ये जितनी भी चीजों इसको कंप्लीट करना। हाँ। देखिए, धर्म और आध्यात्मिकता दोनों अलग अलग चीजें हैं। धर्म का मतलब है किसी एक शक्ति को फॉलो करना, उनके बनाए हुए सिद्धांतों को, उनके रिचुअल्स को, उनके रीति रिवाजों को फॉलो करना, उनकी बताई हुई बातों पे विश्वास करना, ये धर्म है। आध्यात्मिकता वेरेस बिल्कुल अलग है। आध्यात्मिकता का मतलब है आपके अंदर जो ईश्वर बैठा है, आप अपने आप से कितने कनेक्टेड हो, आप अपने आप को इस ब्रह्मांड से अलाइन करते हो। बिल्कुल। आपकी जो जर्नी है, जो आपकी सोल की, उस जर्नी के साथ में आप अलाइन होते हो। धार्मिकता अंधभक्ति है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, आप उसको अंधभक्ति में आंख बंद करके विश्वास कर रहे हो। और जब भी कोई धर्म की शुरुआत हुई है ना, वो आध्यात्मिकता से ही हुई है। बुद्ध आध्यात्मिक व्यक्ति थे। आज जो बुद्ध को मानते हैं, वो सारे बुद्ध की तरह ध्यान नहीं करते हैं, ना वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं। वो उन्होंने जो बोल दिया बस उसको रट्टा मार रहे हैं। महावीर ने जो जो चीज़ें बताई, वो उन्होंने खुद प्राप्त करी आध्यात्म से, मेडिटेशन से, ध्यान से। लेकिन आज के डेट में जितने जैन धर्म को मानने वाले हैं, मुझे नहीं लगता 1% आदमी भी ध्यान करता है। या 1% आदमी ये सोचता है कि हम भी महावीर की तरह अपने जीवन का निर्माण करें, या हम भी महावीर की तरह निर्वाण को प्राप्त कर लें, ईश्वर को प्राप्त कर लें। तो इसका जो अभी जो चेंजेस हो रहे हैं इतना ज़्यादा सोसाइटी में, जनरेशन वाइज भी, तो जो उससे पुरानी वाली जो जनरेशन है वो फिर यही क्लेम करती है कलयुग चल रहा है, ये सब चीज़ें तो होंगी, या हमारे पुराणों और ग्रंथों में पहले से प्रेडिक्ट कर दिया गया था। तो ये सही जा रहे हैं दिशा में, या फिर ये चीजें वाकई कलयुग के अनुसार ही हो रही हैं? नहीं, कलयुग में बुराई कहाँ है आज की डेट में? देखो कितनी आज़ादी है। आप हम बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये पहले नहीं होता था। आप अपने विचार पूरी तरह रख रहे हैं, हम अपने विचार पूरी तरह रख रहे हैं। हमें पूरी सिक्योरिटी है। आज कुछ हो जाए तो मैं पुलिस को फ़ोन करूंगा, पुलिस आ जाएगी। आज कोई मेरे साथ में गलत करेगा तो मेरे साथ सोसाइटी सपोर्ट में है। आज ऐसा नहीं कि युद्ध हो रहे हैं कि कोई आके मुझे बंदूक से गोली मार देगा। आज ऐसा नहीं कि मेरी बेटी को कोई उठा के ले जाएगा, मेरी वाइफ को कोई उठा के ले जाएगा। आज ऐसा कुछ नहीं है कि हमें किसी तरह का कोई खतरा है, हमारे अधिकार सुरक्षित हैं। आज मैं अगर मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं मूवी बना के यूट्यूब पे अपलोड कर सकता हूँ, वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकता हूँ। मुझे किसी तरह का जैक नहीं चाहिए, मुझे किसी को पैसा खिला के मूवी नहीं बनानी है। मेरे पास एक मोबाइल है, मोबाइल से मैं मूवी बना के यूट्यूब पे अपलोड कर सकता हूँ, मेरा टैलेंट दिखा सकता हूँ। और अगर मेरे अंदर टैलेंट होगा तो हो सकता है मुझे बड़े प्लेटफॉर्म भी मिल जाए। तो आज से ज़्यादा आज़ादी तो कभी थी नहीं। राम के समय में या कृष्ण के समय में हम बोलेंगे बहुत अच्छा समय था, कहीं कोई अच्छा समय नहीं था। अगर इतना अच्छा समय होता ना तो सीता जी को अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल। ये रावण अगर उस समय पे अगर इतना अच्छा समय होता तो रावण वो भी तो उसी समय का व्यक्ति था, वो सीता जी को उठा के नहीं ले जाता इस तरह से। तो ये सब फालतू की बातें हैं जो महाभारत में हुआ। आप बताओ द्रौपदी के साथ में जो महाभारत में हुआ,
क्या वो उस युग को हम सही मान सकते हैं? वो बिल्कुल जब उस युग में वो काम हो सकता है तो कलयुग में तो कहीं कुछ बुरा नहीं हो रहा है। सही बात है। किसी के साथ में पूरे अधिकार सुरक्षित हैं, वहां पे कोई अधिकार भी सुरक्षित नहीं थे। 14 साल का वनवास राम को दे दिया, उठा के ऐसे ही दे दिया, किसी ने कुछ बोला भी नहीं। आज कोई ऐसा करते तो लोग अपनी आवाज तो उठाएंगे कम से कम। बाकी लोग तो उठाएंगे, चलो ठीक है उन्होंने कुछ भी किया, लेकिन अगर केकई जैसी औरत ये कर सकती है तो मतलब उस समय भी लोग ऐसे ही थे, तो फिर अच्छे बुरे कहाँ रहे? हाँ। तो कलयुग सतयुग सब हम अपने साथ लेके चलते हैं। कलयुग भी यही है, सतयुग भी यही है। अच्छे काम करने वाले भी हैं, बुरे काम करने वाले भी हैं, लेकिन क्या है, जैसे जैसे लोगों की, देखो हमेशा ना ऐसे ऐसे करके चलती है दुनिया। डाउनफॉल भी आएंगे, राइज भी आएगा, फिर डाउनफॉल आएगा, ऐसी दुनिया चलती है। तो अभी बुराई बढ़ रही है, फिर अच्छाई भी आएगी, क्योंकि हर किसी का एक सैचुरेशन पॉइंट है। वहां के बाद तो डाउनफॉल आएगा ही। जब दुनिया में बड़ी से बड़ी कंपनी होती है, हम देखते हैं खूब चढ़ती है, एक दिन सब बर्बाद होती है। नोकिया जैसी कंपनी कभी शुरू हुई, वो इतना बड़ी कि नोकिया के अलावा कोई था ही नहीं, फिर नोकिया का डाउनफॉल आ गया। ऐसी एप्पल आज चल रही, एक दिन एप्पल का भी डाउनफॉल आएगा। हर चीज का डाउनफॉल आता है। तो अगर बुराई बढ़ रही है तो बुराई गिरेगी भी एक दिन, और जिस दिन गिरेगी उस दिन देखना लोग साधु बन जाएंगे, लोग घर छोड़ छोड़ के तपस्याओं में लग जाएंगे, पूजा पाठ में लग जाएंगे, और ये होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया कभी एक सीध में जा ही नहीं सकती है, वो तो नीचे आनी है। तो ऐसी बात नहीं है, पैरेलली बहुत कुछ हो रहा है इस दुनिया में। अब देखिए क्या है कि अब पहले लोग, अगर आप देखोगे ना, आज से 20 साल पहले ले लो आप, 20-25 साल पहले ये जो लड़कियों को कोख में मरवाया जाता था, इतना बड़ा कल्चर था। MP, UP, राजस्थान, मोस्ट ऑफ दी नॉर्थ इंडिया, कि हर घर में लड़कियों को कोख में मरवा देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने चेक करवाया, मरवा दिया। आज की डेट में आप गलती से बोल भी दो ना अपने परिवार में कि लड़की को मरवाना है, तो आपके माँ बाप भी आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो बताओ, वो भी वही इंसान थे। 15 साल में ऐसा क्या बदला, 20 साल में क्या बदला कि अब लोग नहीं मरवाना चाहते हैं लड़कियों को? हालांकि आज भी वैसे लोग हैं जो करते हैं ऐसा, लेकिन ये जो थॉट प्रोसेस है, चेंज कैसे धीरे धीरे करके सोसाइटी जो नीड होती है उसके हिसाब से चेंज होती है। नीड क्या है? ऊपर जा रहा तो नीड है नीचे आने की, नीचे आ रहा तो नीड है ऊपर जाने की। तो समय के साथ में पैरेलली बहुत चीजें ऊपर जा रही हैं, बहुत चीजें नीचे आ रही हैं। अगर बुराई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं अच्छाई भी बढ़ रही है। आज की डेट में, पहले के समय में बहुत कम लोग स्पिरिचुअली अवेकन होने की कोशिश करते थे। आज के समय में मैं देखता हूं हर तीसरा आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन करने की कोशिश कर रहा है। पहले 15-20 साल पहले ये कल्चर था कि लोग शराब और नशे और इनके अलावा बात नहीं करते थे। आज युवाओं में क्रेज है। मैं देखता हूँ, मेरे पास इतने फोन आते हैं कि स्वामी जी मुझे मेडिटेशन सीखना है, मुझे इस आश्रम में जाना है, मुझे ये करना है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि 20 साल का लड़का मेडिटेशन करने में इंटरेस्टेड है। मैंने नहीं देखा 25 साल पहले कोई इतना इंटरेस्टेड हो कि वो भगवान में विश्वास करे या कहीं ना कहीं मेडिटेट करे या अपनी आत्मा से संबद्ध होने की कोशिश करे। तो पैरेलली बहुत चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हाँ वो बात अलग है कि हम एक दायरे में, शायद हमें वो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सब चीजें हो रही हैं दुनिया में, कहीं कोई कलयुग का असर नहीं है। कहीं कोई, देखिए बाकी जो चल रहा है, अब ये फिलिस्तीन में चल रहा है, इजराइल में चल रहा है, ये यूक्रेन में चल रहा है, ये तो वैश्विक चीजें हैं, सब पावर का गेम है, ये हमेशा से होता रहा है। तो जो मेडिटेशन है हमारा, उसमें हम ध्यान करते हैं और एक अलग अपनी ब्रह्मांड से हम अपनी आत्मा को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या लगता है कितने लोग हैं, मतलब क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो उसके इनिशियल लेवल पर ही करके छोड़ देते हैं और काफ़ी कम लोग हैं जो अल्टीमेट गॉड है उसको पाना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति उस चीज़ के लिए क्यूरियस है और वो उसे पाना चाहता है, तो उसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए अपने लाइफ में, और अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसके साथ कैसे कॉप अप कर सकता है वो, कि ज़्यादा टाइम मेडिटेशन में भी ना दे और उसको भी, अपने मकसद को भी ना भूले? देखिए, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा टाइम की डिमांड नहीं करता है। मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको अपने आप से जोड़ता है। हाँ। आपको याद है, आपने कभी अपने आप से कभी बैठ के बातें करी हो? हाँ। कभी अपने आप के अंदर झांक के आपने देखा हो अंधेरे में कौन बैठा हुआ है? हम डर जाते हैं, हम शहर जाते हैं। अब आंखें बंद करो और 10 मिनट के लिए जरा अंदर झांक के देखो कौन बैठा है, महसूस करके देखो अपने आप को, अपनी आत्मा को, आप डर जाओगे तुरंत। तो ये मेडिटेशन का प्रोसेस है सिर्फ अपने आप को समझने का, अपने आप से संबद्ध होने का। क्योंकि आपके अंदर ईश्वर बैठा हुआ है, परमात्मा आपके अंदर ही बैठा हुआ है आपकी आत्मा के रूप में। कहीं बाहर कोई आसमान में कोई ईश्वर नहीं बैठा हुआ है, वो आपके अंदर बैठा है। बस आपको उसको पाना है, आपको समझना है, और सब कुछ आपके अंदर है। थोड़ी सी धूल जमी हुई है, थोड़ा सा आप धूल हटाओगे ना, एक आपका बिल्कुल प्योर रूप अंदर बैठा हुआ है। आप जब उसको मिलोगे, उससे जब आप कनेक्ट होगे,
तब जाके आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, बाहर जो गेम है वो अलग ही गेम चल रहा है। बिल्कुल। तो आपकी जो सोल है, लोग मरते मरते मर जाते हैं, 70-80 साल तक कभी अपने सोल से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसका काम क्या है कि ये आपको आपकी सोल से कनेक्ट करता है, अवेयरनेस लाता है कि नहीं, दुनिया में जो चल रहा है ना, ये गेम अलग है और जो रियल गेम है वो अलग है। तो रियल गेम जब आपको पता चल जाता है ना, तो फिर आप ये फेक गेम जो चल रहा है ना, फिर उस पर विश्वास नहीं करते हो। और जब आप इस पर विश्वास नहीं कर रहे हो, जब ये रियलिटी को जान जाते हैं तो वो विरक्ति भी ले लेते हैं। विरक्ति अपने आप आ जाएगी। हाँ। जब आपको समझ में आ गया कि ये बीवी बच्चे, ये नौकरी, ये पैसा सब खेल है, तो फिर आप उस असली गेम में लगते हो। जो गेम जरूरी है आपके जीवन के लिए, वो है मुक्ति का गेम, वो है मोक्ष का गेम। मोक्ष का मतलब क्या है कि जो जन्म जन्मांतर की आपकी यात्राएं चल रही हैं, ये एक पासपोर्ट है आपकी आत्मा। उस पासपोर्ट से आप सफर कर रहे हो सदियों से। वो पासपोर्ट जिस दिन आपका सरेंडर हो जाएगा, आप फ्री हो जाओगे इस चक्कर से। यही तो कहते हैं हमारे शास्त्रों में, यही लिखा है कि आत्मा का मुक्त होना। आत्मा मुक्त कब होगी? जब आप विरक्त हो जाओगे। अगर आप मरते समय पे अगर आपका मोह छूटा नहीं है संसार के लिए, पैसे के लिए, घर के लिए, तो वो एक यात्रा ऐसी पूरी नहीं हुई। जब यात्रा पूरी नहीं हुई तो उसको तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो आप जब अगला जन्म लोगे फिर आप उसको कंटिन्यू करोगे। तो विरक्ति का सारा खेल यही है कि मोक्ष का मतलब है मुक्ति, शाब्दिक अर्थ मुक्ति है। तो मुक्ति जब आपको मिल गई अपने अहंकार से, अपने प्रेम से, अपने मोह से, अपने लालच से, अपने शरीर से, अपने अस्तित्व से कि मैं कुछ हूँ, इससे भी मुक्ति जिस दिन मिल गई उस दिन आप मुक्त हो गए। इसी का नाम निर्वाण है। यही बुद्ध ने प्राप्त किया, यही ओशो ने प्राप्त किया, यही महावीर ने प्राप्त किया। बिल्कुल। तो निर्वाण हर किसी को नहीं मिलता है, और मिल गया तो हमें क्या पता मिला नहीं मिला। तो लेकिन हाँ, ये यात्रा ऐसी है कि जैसे जैसे आप इस यात्रा पे चलते जाएंगे ना, आपका आनंद आपके अंदर झरने लगेगा। आप कितने पसीने में बैठे हो ना, आपके अंदर एसी चलते रहेंगे। कितने दुख हैं, कितनी परेशानियां हैं, जेब में 2 पैसे नहीं है, लेकिन आपका आनंद कभी 1% कम नहीं होगा। तो ये एक अलग यात्रा है और सबको इसका सौभाग्य नहीं मिलता है। बड़े भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनके जीवन में आनंद आता है आध्यात्म के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू। तो मैं सभी को बोलता हूँ, अगर आपको अपने जीवन में अपनी परेशानियों से पार पानी है, मुक्त होना है इन झंझटों से। मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने बीवी बच्चों को छोड़ दोगे, अपने प्रेमी को छोड़ दोगे या संसार से मुक्त हो जाओगे। मुक्त होने का मतलब इस मोह से, इस अटैचमेंट से आप दूर हो जाओगे। फिर आप जो भी डिसीजन लोगे, जो भी रिश्ते निभाओगे, जो भी काम करोगे, वो आपका बेस्ट होगा। हाँ। उसमें आपको भी आनंद आएगा, आपसे जो मिलेंगे उसमें भी आनंद आएगा। जब आप ध्यान करोगे, आपका करिश्मा ऐसा बनेगा कि आप कहीं खड़े भी होगे ना तो आस पड़ोस वाले सोचेंगे मैं इससे बात कर लूँ, मैं इससे हाथ मिला लूँ, मैं इससे हेलो हाय कर लूँ। वो आपकी वाइब्रेशंस में दिखने लगता है, वो आपके ऑरा में दिखने लगता है। बिल्कुल। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, सबको करना चाहिए। और मैं आपके दर्शकों को भी बोलना चाहूँगा कि आप जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव हैं, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हैं। अगर आपको इन सब के साथ में बड़े स्मूथली निकलना है, ऐसे कि बिल्कुल जैसे बटर के ऊपर नाइफ चलता है, वैसे अगर आपको निकलना है तो आप ध्यान करिए। ध्यान में इतनी शक्ति है कि वो आपके जीवन के सारे विकारों को, सारी समस्याओं को, सब तरह के दुखों को आपके जीवन से पूरी तरह बाहर कर देगा। और आप अपने अंदर बैठे उस परमात्मा से बिल्कुल ऐसे हो जाओगे जैसे मैं आपके साथ में बैठा हूँ। बिल्कुल। आप अपनी बातें शेयर करोगे, अपने आनंद को शेयर करोगे, आपको जीवन में लगेगा कि हाँ यार, अब इस जीवन का कुछ अर्थ है। मरते समय आपको ये मलाल नहीं रहेगा कि मेरे जीवन में कुछ छूट गया। बिल्कुल। तो ये दर्शकों, ये थे स्वामी जी और उनके विचार, और आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। जो लोग सुसाइडल थॉट्स और इन सब से गुजर रहे हैं, आई होप आप लोगों को काफ़ी मदद मिली होगी। और जो भी लोग रिलेशनशिप्स और इन सब प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, वो स्वामी जी से कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। सो प्लीज़ फॉलो पॉडकास्ट सीरीज एंड कन्वर्सेशंस विद देम, और अपकमिंग सीरीज के लिए हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।